मॉर्निंग मॉर्निंग। आधा मेडिवल हिस्ट्री तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को, एंशियंट के साथ ही। मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो मैं करता रहूंगा। नहीं तो फिर मैं मेडिवल में एंशियंट नहीं डालूंगा, मॉडर्न डालूंगा। पता है ऐसा क्यों करता है? और नहीं, तुम्हें ना थोड़ा सा लालसा जनरेट रहे। सर, इसको बंद। एम आई ऑडिबल? ठीक। चलिए। सर, पढ़ाई किए घर पे? क्या पढ़ाई किए? आज आपके भाई फिर नहीं आए? जब वो आए तो उनको बोलिए क्लास अटेंड करने के। कहिएगा सर याद कर रहे थे उनको। ठीक। सर, क्या पढ़ाई हुई आपकी? गुप्ता पढ़े? गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन का जरा सीक्वेंस बताइए तो। एम्पायर स्टेट। मैम आप यू आर द न्यू कैंडिडेट मैम। क्या नाम हुआ आपका? मौसमी। अच्छा। मैम आप बीच में आइए, आप समझ जाएंगी। आप ऐप, राहुल, ऐप जरा दिखा देना है। ऐप डाउनलोड कर लिए? अरे बहुत बढ़िया। तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने, याद है आपको चक्र बताया था, वैसे मौर्य का वैसा बताइए कुछ। फिर क्या गुप्ता पढ़ा आपने? जितना हम पढ़ा दिए उतना ही थोड़ी ना गुप्ता है। आप लोग को तो ऐसा होना चाहिए कि सर को मचोड़ दें बिल्कुल। नहीं, हम तो गुप्त बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तभी तो सर से सवाल पूछ पाएंगे। राहुल, क्या है गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन? सबसे ऊपर क्या होता है? राजा। राजा के नीचे कौन होगा? नहीं। मैडम आपने कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में? पहली क्लास है आपकी। कुछ आइडिया बुद्ध जैन कौन थे? सब नहीं पता है? क्या थे? दार्शनिक थे। हाँ चलिए, कम से कम इतना तो पता है। इतना हमारे लिए काफी है। बाकी हम कर देंगे। तो आज हम पहले यार अपना पीडीएफ कर दें भाई, नहीं तो हो नहीं पाएगा। बहुत आगे चले गए ना। अच्छा बताइए तो, इंडो ग्रीक का सीक्वेंस क्या रहा है? राहुल, इंडो ग्रीक की क्लास किए थे? किए थे। क्या सीक्वेंस था? डोमिनो इफेक्ट याद है? पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? सिकंदर के बाद? सर, एट द बैक सर। कौन कौन कैसे कैसे आए हैं? बैक्टीरियन ग्रीक्स। ठीक, उसके बाद शाक आए हैं, उसके बाद पार्थियंस आए हैं, पहलवास, फिर कुषाण आए हैं। किसान के दो हैं, एक हथफिसिस है और दूसरा कनिष्क वाला है। ठीक है? कल याद रखना चाहिए राहुल, कल सवाल पूछेंगे। सर आप इतना पीछे चले गए सर, कैसे चलेगा? यस सर आप। हाँ, आप आगे आइए ना सर। फिर मैं आपको, मतलब जब तक देखूं ना तब तक सर मेरा मन नहीं करता है। आप आगे आइए। सर आप भी आगे आइए सर, पीछे वो उनके बगल में बैठिए। हमारे आस पास रहिए सर आप। पीछे का एसी ऑफ कर दो। ऑफ ऑफ है ना बाबू? ठीक, चलो आगे रहिए, थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। अभी अपन सीधे सीधे बताएंगे जो फैक्ट है। ये फैक्ट फेंका जाएगा, ठीक? जो आपके पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है सर, जो मैंने अभी सवाल पूछा है
वो पिछली साल यूपी पीसीएस से 2023 में पूछा था कि सीक्वेंस बताइए यूनानियों के भारत में आने का। मालूम है ना? नहीं बताया? यूपी पीसीएस का पेपर देखा था आपने लास्ट ईयर? हर पीसीएस का पेपर देखिए। क्यों हर पीसीएस का पेपर देखना चाहिए? सर सवाल रिपीट होता है, भयंकर रिपीट होता है। बिहार वाले का सवाल जो है यूपी रिपीट करते, यूपी कम से कम बिहार यूपी तो करते ही करते हैं एक दूसरे का रिपीट। छत्तीसगढ़ का पेपर देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, हरियाणा का देखिए, असम का देख लिया कीजिए, मणिपुर का देख लिया कीजिए। आइए सर। सर बहुत जल्दी आए सर, आपका इंतजार था। देर हुई पर शुक्र तो आप आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, कोई आगे डिस्कस कर देगा? आप कर दोगे? लीजिए। ही इज गोइंग टू। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। डरते हैं क्या आप लोग? आइए। कैमरा फोबिया। आइए बताइए। ही इज आवर टीचर नाउ। कैसे कैसे है? ठीक। हाँ, क्या कैसे कैसे पुश किया है इन्होंने? हाँ तो बैक्टीरियंस गायब हो गए। हाँ कुछ ठीक। पार्थियंस ने कहा कि आप आगे, अब हमारा टाइम आ गया है। अब उसके बाद यूची ट्राइब वाले कुशाण से आ गए। बिल्कुल, बहुत सही, थैंक यू। ठीक है, अभी देखिए एक शब्द है हिंदू कुश। हिंदू कुश की पहाड़ियां याद है? मैंने बताया था पाकिस्तान में है, बताया है ना? तो हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करने वाले सबसे पहले कौन थे? यूनानी। कौन थे? अलेक्जेंडर सबसे पहले क्रॉस किए थे। उसके बाद जो है ये जो ग्रीक्स थे, ये पहले कहां रूल कर रहे थे? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया को बहिलिका भी बोलते हैं। बहिलिका शब्द का क्या मतलब हुआ? बाहर के लोग। उसी से बैक्टीरिया शब्द आया, बहिलिका से बैक्टीरिया आया है। ये लोग बाहरी के लोग हैं, भारतीय तो नहीं है एटलीस्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अपने आप को ऑक्सस रिवर के पास जो था, नॉर्दर्न अफगानिस्तान का जो बेल्ट है, ये देखिए, ये यहाँ पे ऑक्यूपाई किया था। इन्हीं को जो है बाद में स्काइथियंस कहेंगे। चलो अंदर घुसो। बात समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण क्या रहा है बहिलिकास का इंडिया में आने का? क्योंकि सेल्यूसिड एम्पायर जो है वो क्या हो गया? कमजोर हो गया है। सेल्यूसिड एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया था? सिकंदर ने। वेस्टर्न सत्रप जो था तुम्हारा, वहां पे सेल्यूसिड एम्पायर स्टैब्लिश करके सिकंदर चले गए थे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्काइथियन की दबाव में आकर, देखो स्काइथियन ट्राइब है, इसके दबाव में आकर जो यूनानी थे वो भारत में आए। बात समझे कि नहीं? ये हम लोगों ने अब तक की कहानी पढ़ी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि अपन को आगे बढ़ना है। ठीक, बहुत पढ़ना है आज हम लोगों को। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था, इसके वजह से स्काइथियंस को चाइना में जाने का तो तक मिला नहीं है। ये देखे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था ये, तो यहां से स्काइथियन आना चाह रहे थे, लेकिन कैसे आए? ये वॉल कैसे क्रॉस करेंगे? बात समझे कि नहीं? तो फिर क्या हुआ इनके साथ? मजबूरी क्या हो गई कि अगर चाइना नहीं मिला तो भारत ही सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बात समझे कि नहीं? तो यहां पर वही सिस्टम हुआ है। अच्छा, इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं डच और ब्रिटिश से। देखो, आई एम गिविंग एग्जांपल्स, इट हैज सर्टेन रीजंस, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे। देखिए भारत में 1500 से लेके 1600 बीच में, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आए मसाले की ट्रेड के लिए। तो डच भी आए थे अंग्रेजों से पहले, समझ में आ गया? डच के बाद इंग्लिश आए थे। डच और इंग्लिश में लड़ाई होना शुरू हो गया, तो दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि ऐसा है, डच ने कहा कि हम जो है इंडोनेशिया और मलेन आइलैंड्स जो है हम उस पर ट्रेड करेंगे, आप क्या करिए, आप इंडिया पे करिए। सिमिलरली यहां पर भी कुछ वही दिख रहा है कि भैया चाइना पे नहीं हो पाएगा तो चलो भारत में ही चलते हैं, तो यहां पर होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्काइथियंस इंडिया में आए तो ग्रीक्स एंड पार्थियंस का भी नजर गया कि अरे ये तो इंडिया सोने की चिड़िया है। अब भारत में इंडिया सोने की चिड़िया क्यों बनी दुनिया में? नहीं नहीं, क्यों सोने की चिड़िया बनी? क्या कारण था? ट्रेड। भारत में
जो प्रोट्रूडेंस है भारत का, जो इंडियन ओशन में प्रोट्रूडेंस है, ये इसको ट्रेड का सबसे बड़ा कारण। अच्छा बताइए, क्यों वाया इंडिया ट्रेड हो रहा था, डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग? हाँ, इंडिया कोस्ट लाइन है, बहुत बढ़िया बात है। आप एक काम करिए मैम, देखिए मैम ये बताइए कि ये ट्रेड ऐसे 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 क्यों हो रहा था? डायरेक्ट ऐसे भी तो घूम के जा सकते थे। नहीं सर, ये कारण नहीं है। हाँ, उस समय इतने विकसित जहाज ही नहीं थे कि इतने लंबे लंबे ट्रेड कर सके। चप्पू चला के तो पहुंचते थे ये लोग, इंजन इंजन तो कुछ था नहीं। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। चल रहा है, चल रहा है। भाई जब चप्पू चला के इतने दूर जाओगे, कहां पहुंच पाओगे तुम? खाना पीना भी चाहिए होता है सर। तो भारतीय ने कहा, अरे हमारा दिल बहुत बड़ा है, अतिथि देवो भव, आइए यहीं पर आप सारा सामान यहीं रख दीजिए, आपको जरूरत की चीजें सारी मिल जाएंगी भारत में। सामान लिया, हमने जरूरत के सामान दे दिया। फिर हमने अरबियों के साथ ट्रेड किया, पारसियों के साथ ट्रेड किया। अब उनके पास तो कुछ है नहीं, सूखा रेगिस्तान, वो क्या देंगे सर? तो वो जो यूरोप के साथ ट्रेड करते थे तो उनसे सोना मिलता था, वो हमको दे देते थे। हम भारत की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, तो बताओ अरबी क्या होंगे? अरबी शेख, वो तो महा सोने की चिड़िया होंगे, सोने का महल होगा। डायरेक्ट ट्रेड करते थे सर यूरोपियों के साथ। जो हम मसाले देते थे वो यूरोपियन को देते थे, बहुत खाने पीने का सामान, घी, सब मिलता था उनको। अब वो देते थे उनको, बदले में उनको सोना देते थे। आपको अगर उनसे 2 ग्राम सोना लिया तो आपको 1 ग्राम दे दिया, बस हो गया, 1 ग्राम उनके बाद हो गया, फालतू का, फोकट का। अब रेगिस्तान में इतना कुछ कर लिए तुम तो सामान बेच के 1 ग्राम लियो, तो बिना सामान बेचे इंटरमीडिएट से 1 ग्राम हो गया। और प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम वहीं फैलाएंगे कि यहाँ फैलाएंगे भारत में? वहीं फैलाएंगे कि भैया कम से कम एकजुट तो हो जाओ, इतने देवी देवता है, तुमको एकजुट करना बहुत मुश्किल है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ है भाई? समझेगा तो कि नहीं, तो सोने की चिड़िया कैसे बनी भारत? अच्छा, अगर किसी को पावरफुल बनना है तो भारत में उसे क्या करना पड़ेगा? बस, सबसे पहले उसे क्या ऑक्यूपाई करना पड़ेगा? बंगाल और गुजरात। इसीलिए कोई भी राजा आए पहले बंगाल और गुजरात पर आक्रमण करता था, कि ये दोनों मिल गया तो जिंदगी जी लेंगे। समझा? इसलिए तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। कभी सोचा तुमने कि अकबर ने गुजरात जीतने के बाद बुलंद दरवाजा काहे बनाया, बंगाल जीतने के बाद नहीं बनाया? तभी तो होगा, अब तो बुलंदी के साथ जी पाएंगे यार, अब तो ट्रेड हो गया अपने हाथ में, है सर? क्यों? एक इस्लामिक रूल को इस इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए 2 चीजें करनी होंगी। एक तो दोनों ट्रेड पॉइंट जीतने होंगे, और तुम तो मुस्लिम हो तो अरबियों के साथ ट्रेड करने में आसानी भी होगी तुमको, है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, औरंगजेब ने अपने ही बहमनी अंपायर पर अटैक कर दिया दक्कन में, काहे? सोचा तुमने? वो तो मुस्लिम थे, अंग्रेज बहुत बड़ा, अब औरंगजेब बहुत बड़ा जो है दारुल इस्लाम, इस्लाम का इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव मानता था अपने आप को, फिर काहे दक्कन में आक्रमण किया? अच्छा देखो, अच्छा देखो, तुम अगर इरफान हबीब की किताब पढ़ोगे ना, और जो राइटिस्ट हिस्टोरियन किताब पढ़ेंगे, तो पता क्या तुमको जवाब देंगे वो? औरंगजेब जो था वो हनाफी सुन्नी था, और बहमनी एम्पायर जो थे अहमदनगर वगैरह सब, ये तो शिया थे। इससे ज्यादा तुच्छ पेरोकियल माइंडसेट शायद ही किसी हिस्टोरियन, इसलिए मैं इरफान हबीब को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। हालांकि मेडिवल हिस्ट्री में इरफान हबीब को बहुत बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इससे ज्यादा तुच्छ पेरोकियल माइंडसेट आपका हो ही नहीं सकता। एक अंपायर, एक एम्परर जो है शिया सुन्नी सोच कर आक्रमण करेगा, क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल डिसीजन है। क्या वो पार्ट पॉलिटिकल डिसीजन है? बहमनी अंपायर किधर है?
दक्कन में है। ये कौन है? शिया है। मुझे बात होगी नहीं। और ये रीजन जो है ये फारस का रीजन है। फारस के लोग जो है ना वो शिया है। अब ऊपर में सुन्नी रूल कर रहा है, नीचे शिया रूल कर रहा है, और ये शिया है। हुमायूं भारत में आकर पर्शियन लैंग्वेज प्रमोट करने लगा था, क्योंकि जब हुमायूं को लगा था कोई मदद नहीं कर रहा है तो फारसियों ने उनकी मदद करी। हमीदा बानो बेगम शादी शिया से हुआ है, उसका अंपायर ही बच पाया शियाओं की वजह से। तो अब अगर शिया के पास दो ऑप्शन है कि मैं इससे ट्रेड करूं इससे ट्रेड करूं, तो बताओ किससे ट्रेड करेगा? फारस। ऑफकोर्स शिया से करेगा। तो औरंगजेब को अगर पावरफुल बनना है तो किस पर आक्रमण करेगा? वो दक्कन पे आक्रमण करेगा कि कम से कम शिया रूल को यहां से हटाओ, सारा ट्रेड हमसे हो। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इसका आंसर ये देंगे। इसीलिए मुझे ना इरफान हबीब की किताब बहुत पसंद नहीं है। में लॉजिक नजर आ रहा है। समझे बात होगी नहीं? कोई एक राजनीतिक फैसला लिया जाता है तो कम से कम धर्म एकमात्र कारण तो नहीं होगा। क्यों सर? कोई एक कारण है ही नहीं, फालतू कारण है। ये फालतू का जो है ना सिया सुनी विवाद को बढ़ाने की कोशिश की गई है, कुछ नहीं है, ये कुछ कारण, कोई कारण ही नहीं है। केवल सिया सुन्नी के चक्कर में इतना बड़ा पैसा यही कारण है। दक्कन अल्सर है, औरंगजेब के मरने के पीछे यही कारण है, औरंगजेब के बर्बाद होने के पीछे यही कारण है। यही पर मराठा है ना। औरंगजेब तो जिंदा पीर था, पैसा था नहीं बेचारे के पास, बेचारा क्या करे। तो अकबर के समय में जो सोने चांदी गड़वाएगा तो उसको उखाड़ के जो है इसने मराठों से लड़ा था। उसकी तो कहानी अलग है सर, मैं बताने लग जाऊंगा परेशान हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझा? अच्छा मैंने आपको क्लियर बता दिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रीक्स और पार्थियंस आए, बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो थे वो फोर्स होना पड़ गया उनको कि हमको, यूनानियों को ये फोर्स करना पड़ गया कि भाई भारत में जाओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे कौन पड़े हैं? शाकास। अगर अंदर नहीं जाओगे तो कर्जा दे दिए जाओगे। समझे बात हो कि नहीं? ये ध्यान रखना। और जैसे ही तुम अंदर जाओगे, अंदर के लोग आएंगे, आइए आपका बड़ा इंतजार था, दूर हुई पर देर हुई पर शुक्र है फिर भी आए तो। और फिर क्या होगा आपके साथ? युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो आप क्या करेंगे? कोलैटरल डैमेज करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहीं सर, ये एकमात्र कारण है। आइए सर, बहुत जल्दी आए सर, आपका आपका इंतजार चल रहा था सर। बात समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिए। अच्छा सक्सेसर्स ऑफ अशोका जो थे वो वीक थे। वो कह रहा भाई हम अपना अंपायर संभाल ले, बाहर वालों को कौन संभाले? भाई पहले अशोक हुआ करता था तक्षशिला में तो संभाल लेता था। अब जब अशोक के खत्म हो गए हैं, उनके सक्सेसर कह रहे हैं भैया जो रूल है वही संभाल ले, बाहर वालों को कौन आक्रमण करेगा? तो भैया उसके बाद क्या हो गया, इनके लिए एक आइडियल पॉइंट हो गया, ये आ गए भारत में। समझे? और धीमे धीमे अपने आप को फैलाने लगे। सिकंदर तो करा ही नहीं था भारत में। हाँ वो तो कह रही ना, सिकंदर तो कुछ किया ही नहीं भारत में। सिकंदर तो थोड़ा बहुत एरिया नॉर्थ वेस्ट का ऑक्यूपाई किया, निकल गया वो। कहे ना उनके सैनिक क्या कह दिए थे, हमारा हो गया। हाँ, कभी तुम, कभी ये बुद्ध बन जाएगा, कभी ये जैन बन जाएगा, कभी पैगंबर, और जो कहीं दिगंबर हो गया तो और आफत, खुद भी बनेगा हमको भी कहेगा, कहीं वो भी ना रह ले। उसको डर था, लैंड ऑफ रिलीजन है, दिगंबर बन गया तो और दिक्कत, और कहीं बन गया और कहे हमको भी कहा कि तुम भी बन जाओ, तो दिक्कतों का क्या हो जाएगा? पहाड़ टूट जाएगा सर। इसीलिए सिकंदर ज्यादा बाहर, खैर नहीं हम थक गए हैं, अब वापस चलो। समझे बात हो कि नहीं? अच्छा सबसे ज्यादा, लेकिन ग्रीक्स फेल टू एस्टैब्लिश ए यूनाइटेड रूल इन इंडिया भाई। जो यूनानी थे वो भारत को में एक रूल एक छत्र राज नहीं कर पाए। क्या क्या कारण था? अरे ग्रीक कमजोर थे यार।
फोर्स किए गए थे भारत में एंटर करने के लिए, कोई एस्पिरेशन नहीं था। और दूसरी बात, शुंग और कण्व भी थे, नीचे सतवाहन थे, चेल चोल पांड्यास थे, कहां यूनाइटेड रूल कर पाओगे तुम? लड़ना पड़ेगा तुमको गौतमबुद्ध सतकर्णी के साथ, है वसुदेव कण्व के साथ में पुष्यमित्र शुंगा से लड़ना पड़ेगा तुमको। अब इनसे लड़ो, मर जाओ। लड़े, मर गए तुम, खत्म हो गया। अच्छा, इनका सबसे फेमस राजा जो यूनानी था वो था मिनांदर, समझे बातों की नहीं? अच्छा, इनका मिलिंदा इसको कहते हैं। इनका जो कैपिटल था साकाल, वेरी इंपॉर्टेंट, सियालकोट। सियालकोट इज इन प्रेजेंट पंजाब, पाकिस्तान। समझे बातों को? बहुत दिनों तक पाकिस्तान में लाहौर ही कैपिटल रहा, मुगलों का भी, मालूम है आपको? और वाई लाहौर कैपिटल रहा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रूट पे लाई करता है। इसलिए लाहौर कब्जा कर लिया, वो आगरा दिल्ली तक पहुंच जाएगा, इसीलिए लाहौर में रहना बहुत जरूरी है। मैं एक मैप दिखाऊंगा आपको मेडिवल हिस्ट्री में, जिसने लाहौर को कब्जा कर लिया, वही दिल्ली पे कब्जा कर रहा है। इसीलिए अगर मैं दिल्ली जाऊं तो लाहौर को कब्जा करना मुश्किल होगा। मेन रूट पर है वो एकदम, लाहौर जो है ना वो मेन रूट पर पड़ता है एकदम। मतलब लाहौर में घुस गए खाइबर पास से, इसका मतलब तुम पहुंच गए, तुम आगरा, कोई रोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। ठीक है, साकाल सियालकोट जो है वो है। उसके बाद फर्दर ये क्या किया, गंगा यमुना दोआब में। अच्छा भाई, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब इज फर्टाइल लैंड, उर्वर जमीन है, समझे? बहुत उत्पादन होगा, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आएगी, आप एक दिन अमीर हो जाएंगे। और ट्रेड रूट पे आपको कमांड करना ही करना है। अगले वाले क्या कहेगा, यार ये तो बहुत ज्यादा एक ही जगह पे रह गए, गुजरात पे पकड़ बनाओ अपनी। तो साका हर जगह छोड़ देते हैं, गुजरात को छोड़ते नहीं है, ये तो बहुत पैसे वाली जगह है। समझे बातों की नहीं? साकाला और मथुरा, इनकी कई सारी सिटी इन्हीं के डोमिनियन में रहा। अच्छा, मिलिंदा जो थे उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने किया? नागसेन ने। कैसे? कई प्रश्न वाद विवाद हुए हैं, जिसके बाद पूछा गया, ये मैंने डिस्कस किया था। उस किताब का क्या नाम था? मिलिंद पन्हो, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर डिस्कशन हो चुका है, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, मिलिंद पन्नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यूपीएससी में पूछा है इस साल, देखा है कि नहीं आपने? मिलिंद पन्नो और नागार्जुन लिख दिया उसके आगे, देखा था? नहीं देखा था? देखो, सवाल ही नहीं देखते यार तुम लोग। इतनी बार बोला यार, पिछले 5 साल का पेपर देखिए, यूपीएससी के 2-3 साल का पेपर देखिए, क्या कर रहे हो आप लोग? कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, कहां देखेंगे, किधर देखेंगे? ये काम कैसे होगा? मैम, आपने देखा? देखिए, फिर सर मैम कैसे पढ़िएगा फिर आप देखिए मैम, तुम देखे नहीं देखे तो गलत बात। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट नहीं है मेरे को कि यूपीएससी ऐसे सवाल आने लग जाएं, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, नन। पीएससी का सवाल देख रहे हो ना, क्या है? 3 स्टेटमेंट देता है, बोलता है केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट, एलिमिनेट ही नहीं होगा तुमसे। अगर बीपीएससी ने दे दिया तो क्या करोगे? 76 नंबर कट ऑफ था इस बार का, इसी वजह से आदमी हवा में चल रहा है, कोई एलिमिनेशन नहीं चल रहा है। सर बताइए आप क्या कर रहे हैं? पेपरिंग देखते हैं आप? अभी कल तक सब बच्चा पेपर देख के आएगा, कम से कम यूपीएससी के 2-3 साल के पेपर देख लो यार, हैं? मान लें कि कल देख के आओगे, आपको बोलना चाहिए सर ये तो यूपीएससी का सवाल है, हैं? में एक और ऑप्शन था, देवी चंद्र गुप्तम, कौन है इसका ऑथर? विशाख दत्त। देख कर आइएगा कल पेपर, मैं मानू सर आप देख के आएंगे कल पेपर? जी सर, आप ही, पिलर पिलर पिलर, हाँ, देख के आएंगे आप पक्का? सर आप नहीं देख रहे, क्या बात है? यूपीएससी का, अब बीपीएससी पूछ का रहा है, ध्यान नहीं है क्लास में? अरे वही तो प्रिय का तो बोल रहे हैं, मेंस का कहां बोल रहे हैं तुमको? प्री का तो देख ही नहीं रहे हो तुम, मेंस का कहां देख लो? नहीं, ध्यान नहीं है, कहां ध्यान है? बास्किन रॉबिन्स, बरिस्ता,
सर देख के आएंगे। राहुल एट द बैक। भैया यूपीएससी 3 साल के पेपर देख लो भाई, सवाल आ जाएगा, रिपीटेड रहता है आजकल। और जो मैंने होमवर्क दिया था वो हुआ कंप्लीट कल का? कुछ नहीं हुआ है। आप लोग यहां से जब निकलते हैं घर से, अरे छोड़ो यार, छुट्टी पाओ इस आदमी से। हाँ, वैसे मैच दी फॉलोइंग तो नहीं था इसमें, इसमें बस सीधे बोला इतने पेयर सही हैं। हाँ खूब पूछते हैं। राइटर ऑफ बुक, ऑथर एंड बुक राइटर का बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत सवाल। कम से कम 100 किताबें आपको याद होनी चाहिए एंशंट की, 50 किताबें मेडिवल की। आपको तो एंशंट का ही याद नहीं है, मेडिवल का तो नाम ही ऐसा है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फतवे जहांदरी, सुजुके बाबरी है। उसका तो नाम ही आप नहीं करेंगे। सुलह नूह सिपिर। नूह सिपिर किसकी रचना है? लैला मजनू किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यार लैला मजनू। ऑप्शन बताओ, लैला मजनू याद नहीं है। रोमियो जूलियट किसकी रचना है? तो लैला मजनू याद नहीं है, देखो। तभी तो भारत में कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। लैला मजनू किसकी रचना है? नूह सिपिर किसकी रचना है? देखिए, किताब भी याद नहीं है आपको मेडिवल हिस्ट्री का, एंशियंट का याद नहीं। कर्पूर मंजरी किसकी है? बहुत खराब, दुखी हो गया मैं। किसकी मैं? राजशेखर। अरे यार यही लड़की पढ़ती है उस क्लास में, राजशेखरा। मैडम किसके कोर्ट में थे राजशेखर? कम से कम 100 किताब याद होना चाहिए आप लोगों को। कल से रोज 10-10 किताब का नाम बोलेंगे, बात समझे? कम से कम कर्पूर मंजरी लिख तो ले, राजशेखर का है। बच्चा है क्या रे तुम लोग? हे भगवान। नूह सिपिर और लैला मजनू अमीर खुसरो की रचना है। देखिए कर्पूर मंजरी, अभी आप पता करके बताइएगा। नूह सिपिर, लैला मजनू, ये दोनों किसकी रचना है? हाँ, अमीर खुसरो। हर रोज 10 किताब आपका नाम आपको पता होना चाहिए। मिलिंद पन्नो नाग सेन। हाँ लिखिए। विक्रमारो विस्वया किसकी है? विक्रमो भसिया। देखो, कल ही लिखवाए थे। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिका, सुद्रक। कालिदास, कालिदास पूर्वक। कुछ नहीं पढ़ता है तुम लोग रे। हम तो लखनऊ वाले को चिल्लाते हैं, तुम लोग उसके भी गुरु निकल गए बे। बिहार से कम सिलेक्शन दिलाओ। ये इस तरह से सिलेक्शन होगा? मैडम आप लिख रही हैं, कहां लिखी मैडम आप? देखिए पूरा लिखी भी नहीं। राजशेखर, कर्पूर मंजरी, लैला मजनू और नूह सिपिर, लैला वो अमीर खुसरो। लिखिए। अभी सबको डांटना पड़ेगा। मैं डांटना नहीं चाहता हूं यार, मैं कभी डांटा ही नहीं बच्चों को। तुम लोग लेकिन पढ़ता नहीं है। ये कम से कम 100 किताबें याद होनी चाहिए आपको, 100 किताबें मिनिमम, 100 बुक्स। जाके आप तुक्का मार पाएंगे। उसमें भी 3-4 किताब वो अलग दे देगा, तूतीनामा और वो हमजाए नामा किसका है सर? किसके ऊपर है हमजाए नामा? बक, कौन सी पुस्तक के ऊपर है हमजाए नामा? हमजा नामा नहीं, बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब। अभी नहीं चल रहा है तुम लोगों का, कुछ भी पढ़ाई नहीं चल रहा है। तुम लोग को 100 किताब याद होना चाहिए, समझे? अब मैं तुमको एक लिस्ट लिखूंगा हर रोज 10-10, अगले 10 दिन में तुमको 100 किताब याद हो जाएगा। अभी जितना मैं पूछूंगा दोबारा रिपीट कराऊंगा, समझे? बहुत जरूरी है। तुमको अभी आइडिया भी नहीं है, 2 सवाल इससे मिनिमम मैक्सिमम पूछा ही जाता है बुक्स के ऊपर। हाँ लिखवा देंगे हम। मैडम आप लिखिए, अमीर खुसरो। ओह, लाइए लाइए।
लैला मजनू डिसिप्लिन, नूह सिपिर, अमीर खुसरो, हमजाए नामा पता करके आइएगा किसके ऊपर है और किसने लिखा है हमजाए नामा। हाँ नहीं भाई, भारत की स्क्रिप्चर है हमजाए नामा। ऑनलाइन स्टूडेंट, हमजाए नामा किसके ऊपर है? विनय कुमार, अखिलेश यादव, दीपक कुमार, अमन राज, पंकज कुमार मिश्रा। हमजाए नामा किसके ऊपर है? ऑप्शन दे दो, महाभारत या रामायण? हाँ, एक बोला रामायण, एक बोला महाभारत। अब क्या माने, बीच में माने क्या? पता करके बताना, ठीक है। हमजाए नामा, ठीक है, रमजाए नामा भी बोलते हैं, हमजाए नामा भी बोलते हैं। चल, अकबर के टाइम में हुआ था, बहुत सही बोला लड़का। बताना मेरे को, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इंडो ग्रीक्स रूल जो है वो इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री है, एक रीजन से, इन्होंने क्वाइन छपवाया। क्वाइन छपवाना तो छोटी सी बात है, इससे बड़ी बात और क्या है? इससे बड़ी बात क्या है? और क्या है बड़ी बात? कि इन्होंने जो काइन छपवाए हैं वो एक पर्टिकुलर किंग को डेजिग्नेटेड है। पहले वाला क्या हुआ था? छप्पा हुआ करता था अशोका के समय में, अब क्या हुआ है? ये मेरा है। तो आप डायनेस्टी पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि किस डायनेस्टी का है। समझ में आ रहा है? एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर किंग। बात समझा? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो। ठीक, इंडो ग्रीक्स वो पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन भारत में लिया, ये स्टेटमेंट है। तो कम से कम बीपीएससी ने कम से कम 10 बार पूछा है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने करवाए हैं? तो यूनानियों ने करवाया है। समझे बात कि नहीं? ध्यान रखना इस बात को। और सबसे ज्यादा किसमें करवाए गए हैं? कुषाण के समय में करवाए गए हैं। वीमा खदफेसिस भारत में सबसे ज्यादा सिक्के सिक्के छपवाने वाले लोगों में से, क्या नाम है उनका? वीमा खदफेसिस। वीमा खदफेसिस। नहीं नहीं, गुप्ता में क्या था कि क्वालिटी डिटोरिएट हो गया था, फर्क बहुत था, पर इसने सबसे ज्यादा छपवाए थे। खुद के इसी के वीमा खदफेसिस के ही है, वीमा खदफेसिस के। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस समय में एक आर्ट डेवलप हुआ, इसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं गंधार शैली में जो है आर्ट डेवलप हुआ है। अच्छा, गंधार शैली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हो, ये चीज, ये चीज, ये गंधार शैली है। गंधार शैली में मूर्ति कला की गई। अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान सुनना। मैम, इधर देखो, तुम अपना भगवान कैसा देखना चाहते हो? हमारे भगवान देखना थोड़ा पेट निकला हुआ होगा। बात समझे कि नहीं? गाल फूला हुआ होगा, क्योंकि हमारे में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, पेट निकला हुआ, गाल फूला हुआ, मुस्कुराते हुए। तो आप जैसे हैं, आपके भगवान भी वैसे ही होते हैं मूर्ति में। बात समझे? लेकिन यूनानी जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो उनके ज्यादातर लोगों के जो होते हैं मसल्स निकले हुए होते हैं, जॉ लाइन दिख रहा होता है एकदम बिल्कुल ग्रीक नहीं है। तो वो अपने भगवान की भी जो फोटो बनाएंगे उसमें यही ध्यान रखेंगे कि मसल्स निकलना चाहिए, जॉ लाइन दिखता हुआ होना चाहिए। समझ लो बात हो कि नहीं? एकदम पेट में 15-16 पैक होने चाहिए। नहीं समझे बात को? तो वैसे तो उनके गॉड का नाम होता है अपोलो। तो वो अपने गॉड को अपोलो में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते, एकदम मस्कुलर बॉडी, मुस्टैक। समझा बात को? तो जब वही आर्ट भारत में आएगा तो क्या करेंगे? वो बुद्ध को भी वैसे ही दिखाएंगे, मस्कुलर बॉडी, जॉ लाइन दिखता हुआ। देखो यहां पर नॉर्मल नजर आ रहा है क्या? ये देखो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो पैक वाला है, पैक्स वाला है। ये देखो, ये तो ड्रेपरी है। वैसे तुम दिखता ना, तुमको तो दिखता कि पूरा एकदम। ये देखो, देख रहे हो तुम? तो ये जो चीज है ना तुम्हारा, ये गंधार शैली है, हेलेनिस्टिक आर्ट है।
इसको ग्रीको रोमन आर्ट भी कहते हैं। यूपीएससी एक बार खेल गया, 2014 में एक बार खेला और एक बार शायद 17 या 18 में खेला। उन्होंने क्या पूछ दिया कि बताइए तो कि गांधार शैली में को ग्रीको रोमन आर्ट भी कहते हैं, बताइए तो इसमें कौन सी बात ग्रीक है और कौन सी बात रोमन है। अब भैया लोग एकदम खुजली कर कर थक गए, पर उनका उत्तर ना दे पाए वो। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में सीधे लिख देते हैं कि हेलेनिस्टिक आर्ट है, ग्रीको रोमन आर्ट है। अब बताइए कि कौन सा आर्ट इसमें ग्रीको दिखाई दे रहा है, कौन सा आर्ट इसमें रोमन दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहली बार यूपीएससी ने मेंस में अपने क्वेश्चन को रिपीट किया 2 बार, एक बार 15 नंबर में, एक बार 10 नंबर में, पहली बार। और ये यही सवाल था कि बताइए तो हेलेनिस्टिक आर्ट में कौन फीचर ग्रीक है और कौन सा फीचर रोमन है। देख लो, यूपीएससी की बाल की खाल नोचने की आदत बहुत पुरानी है, बाल की खाल नोचते रहते हैं ये। छांटना है ना इनको, सिलेक्शन तो लेना नहीं है, छांटना होता है इनको। बताइए कौन सा फीचर ग्रीक है, रोमन है। आप पढ़ पढ़ थक जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। सही बोल रहे हो तुम। जो तुम्हारा बॉडीली फीचर है कि मस्कुलर बॉडी, प्रोट्रूडेड हेड, जॉ लाइन, ये सब जितने होते हैं ये ग्रीक फीचर है। समझे बातों की नहीं। रोमन फीचर ये होता है ऑर्नामेंटेशन। ये देखो कपड़ा पहने हुए हैं, कुछ बुद्धा में आपको दिखाई देगा माला लखे हुए हैं। तो ये जो ऑर्नामेंटेशन का जो फीचर होता है ये रोमन फीचर है। लिख लो भैया। गांधार शैली में जो ग्रीक है, जो यूनानी शैली है, वो क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक शारीरिक बनावट। जो रोमन फीचर है वो क्या है? ऑर्नामेंटेशन। किसको कहते हैं? अलंकृत करना, अलंकार। कपड़े, वस्त्र, ये सब क्या है? रोमन फीचर है। प्लीज याद रखना इसको, कहीं प्रीलिम से पूछ दिया ना एकदम दिमाग झंझना जाएगा। क्या लिखा आपने सर? ऑर्नामेंटेशन जो है वो रोमन फीचर है, ये ध्यान रखना सर, प्लीज याद रखना इस चीज को, ठीक है? ये ध्यान रखना। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद ही भारत में आया। हेलेनिस्टिक आर्ट कैसा है पता है? अच्छा मैं बताता हूं। जो मुगल भारत में आए तो वो ज्यादातर तुर्की या पर्शियन शैली भारत में लेकर आए, ठीक है? अब चाहे तुम कितने भी बड़े तुर्की क्यों ना हो, तुम कितने भी पारसी क्यों ना हो, फारसी क्यों ना हो, आपके जो लेबर होंगे वो तो यहीं के होंगे। अरे मैं मान लो साउथ इंडियन हूं, ठीक है? मैं हूं नहीं, मैं बता रहा हूं। मान लो मैं साउथ इंडियन हूं, मेरे साउथ इंडियन में होता है कि सर्कुलर बेस होना चाहिए, ठीक है, घरों का। मैं कितना भी यहाँ के लेबरर को बता दूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू सर्कुलर बेस बना, वो अपना दिमाग लगा ही देगा। ऐसे कैसे सर्कुलर बेस में रहेगा भैया? कम से कम ग्रेड तो होने के लिए दीवार सीधी होनी चाहिए, आगे से कम सीधी कर ही दीजिए आप बात समझ रहे कि नहीं? तो आप चाहे कितनी भी तुर्की कल्चर लेके आ जाए, पारसी कल्चर, बनावट बनाने वाले लेबर तो यहीं के होंगे। उन्होंने जब ये चीज देखा ही नहीं है तो वो आप क्या करेंगे? तो कभी भी वो प्योर पर्सियन स्टाइल में नहीं बन पाएगा, प्योर ग्रीक स्टाइल में नहीं बन पाएगा। तो यहाँ के जो आर्टिस्टिक होंगे वो अपना भी लगा देंगे दिमाग, तो वो मिक्सचर हो जाता है। तो जो गांधार शैली है वो कहीं ना कहीं जो है अफगानी या फिर पारसी शैली और यूनानी शैली और भारतीय शैली दोनों को मिलाकर है। इसीलिए वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडो हेलेनिस्टिक आर्ट है। बात समझा कि नहीं? इसीलिए इस्लामिक आर्किटेक्चर जो इंडिया में दिखता है उसे केवल इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं बोलते, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। बात समझा कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? तो प्योरली कभी भी यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो जो कारीगर होंगे वो यहीं की शैली में बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो गांधार आर्ट जो है इसका भारत में क्या है, गांधार शैली जो है इनकी बहुत बड़ी देन है, कुषाणों ने इसको बहुत ऊपर बढ़ाया, ध्यान रखना इस बात। अब आते हैं हमारे दोस्त शाकाश। ऐसा माना जाता है कि कुछ शाखाओं का भारत में आर्यीकरण के पश्चात वो राजपूत बन गए। एक थेरी राजपूतों की ये भी है,
समझे। मेरा एक फ्रेंड है राजपूत, वो कहता मैं तो शाका हूं, मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए फॉरनर। बिल्कुल, जो यहां पर आए जिनका आर्यीकरण हुआ, क्षत्रिय वर्ग में मिल गए, तो उन्हीं एक थ्योरी ये है। क्या हुआ रे? समझे। एक से एक थ्योरी ये है राजपूतों के ओरिजिनेशन को लेकर कि दे आर इंडो ग्रीक, स्पेशली दे आर शाकास। आप समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा फॉरेनर्स का और यहाँ के ट्राइब्स का जातीयकरण किस किस रेजिम में किया गया है? नहीं समझा। जो बाहर के फॉरेनर आए और जो इंडियन ट्राइब्स थे, इनको एक जाति प्रदान करने के लिए सबसे पहला कौन सा ऐसा मतलब कौन सा ऐसा रेजिम था, किस शासन काल में उसको एक जाति दे दी गई? इस समय तो नहीं दिया गया होगा। नहीं, अभी तो आए हैं बाहर के लोग, गुप्तों ने किया है। ये सवाल है यूपीएससी का कि गुप्तों ने बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे और जो वहां के जनजाति वर्ग के थे, उनको जाति प्रदान किया है सबसे ज्यादा। इसीलिए कास्ट का जो प्रोलिफरेशन है, फैलाव है, वो गुप्त काल में सबसे ज्यादा है। आप समझा कि नहीं? क्योंकि इसके इमीडिएट बाद कौन सा है? गुप्त काल ही है। कुषाण के बाद ही तो गुप्त काल है, ऐसा माना था। कुषाण के फ्यूडेटरीज से गुप्ता। हाँ, एक मथुरा था, एक गांधार था। हाँ, अब मथुरा आर्ट में बिल्कुल नेटिव है, मुंह फूले हुए, थुल। हाँ वही। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब शाक जब आए तो इन्होंने ग्रीक की तरह नहीं थे, वो यूनानी की तरह ये थे कि हमको फैलना है चारों तरफ। तो इनके ना 5 विंग्स हो गए। एक विंग चला गया अफगानिस्तान की, मुझे तो अफगानिस्तान में ही रूल करना है। दूसरा विंग जो था वो कहा मुझे पंजाब तक्षशिला वाले क्षेत्र में करना है। तीसरा ने बोला मैं मथुरा, अब मथुरा कमांड में आ रहा है। चौथे ने कहा कि मुझे गुजरात जाना है। अब पांचवें ने कहा कि मुझे मलबा दक्कन में जाना है। सब मर गए सिर्फ गुजरात को छोड़ के। कारण पैसा है। जहां पैसा है वहां पे कोई भी छूने का नहीं। बात समझा कि नहीं? कि पैसा होने से क्या होगा? वेल्थ होगा तो क्या होगा? नहीं यार, आर्मी स्ट्रांग होगी आपकी। हाँ, सैन्य शक्ति बड़ी होगी। सैन्य शक्ति जब बड़ी होगी तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। तो जो शाखाओं को हरा देगा वो अपने आप को क्या समझने लगेगा? अरे भाई, हम ही विक्रमादित्य हैं। समझे बात को? यही कारण है, शाखाओं को हराने वाले जितने भी होंगे सब विक्रमादित्य होंगे। जिन जिन ने शाखा को हराया, जो छोटा मोटा चिट्रू पुट्रू काम किया, देख रो, ये पूरा रूल किसका है? शाखाओं का है। तब भी सतवाहन अंपायर चुपचाप है यहाँ पर। गौतम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी, ये छूने नहीं देंगे। कचर देंगे, हाँ कचर देंगे हम। नहीं समझे बात? आप सोचो कि उससे सतवाहन कितने स्ट्रांग रहे होंगे। इतने दिन तक फॉरेन इन्वेजन को उन्होंने रोका है। अब बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? आगे बढ़ो। अच्छा, अगला क्या है? शाकास जो थे वो कोई कोई भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंडिया या पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं फेस कर पाए। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब शाका भारत में आए तो कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस दिखाई नहीं दिया, ना ही भारत के रूलर के द्वारा, भारत के राजाओं द्वारा, ना ही भारत के लोगों द्वारा। क्यों भाई? सब अपने लिए जी रहे थे। सतवाहन अपने लिए जी रहे थे। सुंगा कनवा तो अपने लिए जी रहे थे। तो कोई यूनाइटेड भारत नहीं था। जरा उस समय की भारत सोचिए। आज आप भारतीय कहते हो, उस समय भारत लाइक कोई कॉन्सेप्ट था? जो राजा था, जिसका किंगडम था, वही होगा। तो कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो इसका मजा उन्होंने क्या ले लिया? रूल करके। अच्छा, सबसे ज्यादा एक जगह से उज्जैन के एक शासक ने रेजिस्टेंस दिया और उसने एक शाखा को हरा भी दिया। आपको नाम बताना उस शासक का जिसको हराया है। मैं उसका नाम बता देता हूं। एजिस वन को हराया है। AZES, एजिस वन को हराया है। एजिस वन जो शाखा रूलर थे उसको हरा दिया था। उसको हराने के बाद भाई वो क्या अपने आप को बोलेगा? विक्रमादित्य।
और इसी के बाद शाका के हराने के बाद ही विक्रम संवत शुरू हुआ है 57 बीसी से। अब ये मुझे बताइए कि अगर आज 2024 है तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल होना चाहिए? 2081। 57 जोड़ना होगा आपको। अगर मैं 78 एडी को बोलता हूं शाक संवत, तो घटेगा या जुड़ेगा? 1956 घट जाएगा। अच्छा, हमारा जो भारत में जो रिजल्ट आता है यूपीएससी का, उसके पीडीएफ में नीचे विक्रम संवत लिखा होता है, शाक संवत लिखा होता है? शाक संवत। इंडिया में जो हिंदू कैलेंडर है वो क्या है? शाक संवत, याद रखिएगा। और दोनों का ईयर भी याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। बिल्कुल। हिजरी कैलेंडर कब आता है तो उसकी शुरुआत कब होती है? 500 622 हिजरी कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर सूर्य कैलेंडर है या चंद्र कैलेंडर है? चंद्र कैलेंडर है। 365 दिन होते हैं, 356 दिन होते हैं। पता करके रखिए सारे। कैलेंडर पे सवाल आ चुका है और बहुत बार पूछा गया है। मुसलमानों द्वारा कौन सा कैलेंडर माना जाता है? हिजरी कैलेंडर माना जाता है। समझ में आ गया? शाक संवत और विक्रम संवत यहां माना जाता है। नेपाल जाएंगे तो विक्रम संवत बोलेंगे वो, यहां आएंगे तो शाक संवत बोलेंगे वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई है? शाकाओं द्वारा हरा कर उज्जैन के एक रूलर में 57 बीसी में हुआ है। दीज आर स्मॉल स्मॉल फैक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 319 गुप्त संवत है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 3 याद रखिए, शाक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, हिजरी कैलेंडर, ये 3 याद रखिएगा। शाक संवत बिल्कुल याद रखिए। शाक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। समझ में आ गया कि नहीं? अभी तो हुआ है सर आपका न्यू ईयर हुआ है, जूड़ शीतल जिसको आप लोग कहते हो बिहार में, मिथिला न्यू ईयर जो मनाते हो तुम। अरे अभी जो मनाया गया यार, अभी 4-5 दिन पहले सतुआ पी रहे थे तुम लोग, है कि नहीं? सतुआ, और क्या बोलते हैं उसको? अरे वो लंबा सा होता है यार, जिसको खाया जाता है चबा के। अरे नहीं रे, अरे सब्जी बनाते हैं उसका, वो डंडा। हाँ, सहजन, सहजन, यस। अरे वो लंबा रहता है रे, उसको मुंह में मुंगा मुनगा, ड्रम स्टिक्स। हाँ, ये अंग्रेजी हो गया। हाँ, ठीक। मोदी जी बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत हेल्दी है, प्रोटीन बहुत है उसमें। हैं? अच्छा, मोदी जी के फॉलोअर हैं क्या ये? बहुत 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 बेनिफिशियल है। समझ में आया कि नहीं मैम? चैत्र महीने में होता है वो। समझ में आया? चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ना, पहला महीना है वो, याद रखिएगा। कौन सा डे है? इतना मत पढ़ो यार, आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं? तो इसको है। अच्छा, ये विक्रमादित्य वही टाइटल हो गया जो टाइटल सीजर ने लगाया था, कहां पर? यूरोप में। जूलियस सीजर याद है? ऑगस्टस सीजर याद है? तुमने ये कहानी नहीं पढ़ी द मर्चेंट ऑफ वीनस शेक्सपियर की? अरे तुम लोग तो कहानी नाटक वाटक करते स्कूल में। हाँ, अरे यार वो क्या कहते हैं, हम लोग तो प्ले किए हुए हैं। ड्यूक बना था मैं एक बार, मुझे शाइलॉक बना दिया था, मेरे को गुस्सा आ गया था। मेरे को शाइलॉक क्यों बनाया, मेरे को ड्यूक बनाओ। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गुलमोहर की किताब आती है ना, गुलमोहर सुना है? गुलमोहर, गुलमोहर की इंग्लिश की किताब आती है, उसमें है। क्या बात कर रहे हो यार, बिहार को तुम इतना पीछे कैसे कर दिए यार? क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीर है, रहेगा और है। क्या वो कौन बोले थे? हाँ है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन बोला था ये बात? हाँ, अमित शाह बोले थे। ठीक है, क्या क्लास सुनिए इधर। इसके बाद क्या था? अब तक 14 विक्रमादित्य हो गए, ये भी सवाल है। कितने टोटल विक्रमादित्य हुए हैं आज तक? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। पहले वाले उज्जैन थे और चंद्रगुप्त टू भी एक विक्रमादित्य थे। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे नाम दिया गया। चलो आगे बढ़ो। हाँ, सबसे बोरिंग क्लास मेरी यही होती है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता ये करना, लेकिन मेरे को कहा गया है कि ये कर दीजिए सर। अब मुझे फैक्ट पढ़ाना अच्छा नहीं लगता यार, आई एम मेंट फॉर कॉन्सेप्ट। फैक्ट पढ़ाना मेरे को उतना पसंद नहीं है। कॉन्सेप्ट जानिए यार, फैक्ट तो कहीं भी पढ़ा देता है। यहाँ जाइए, बहुत बाजार मंडी बहुत है यहाँ पर। बोरिंग रोड इज मेंट फॉर मंडी, राइट? मंडी में जाओगे तुमको बहुत फैक्ट देने वाले होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत कम है। हमसे भी ज्यादा फैक्ट दे देंगे, बहुत इतना फैक्ट दे देंगे तुमको, अरे सर यही इतिहास है।
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा शाक राजा हुआ करता था जो बहुत पावरफुल था, उसका आपका उत्तर होगा रुद्रदामन वन। रुद्रदामन वन ने सर गुजरात पे जो है अपना शासन किया। गुजरात के लोग भाई साहब पानी को तरस रहे थे, तो कहा कि अच्छा यहाँ कोई नदी झील है सुदर्शन झील। उन्होंने उसको रिनोवेट करवाया और एक इंस्क्रिप्शन भी दिया, एक अभिलेख भी लिखा, उसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। सवाल यह है कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? पाली, प्रकृत, शेष संस्कृत में है। बहुत कम लोगों को पता है ये बात। ये पूछा गया सवाल है यूपीपीसीएस का। मौर्य काल में पुष्पगुप्त हुआ करते थे, कुमार गुप्त या पुष्पगुप्त कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुमार गुप्त या पुष्पगुप्त दोनों में से कोई भी एक नाम दे दीजिए। मौर्य में थे, उसके बाद गुप्तों ने भी इसको दोबारा जो है रिनोवेट कराया है। समझे बात होगी नहीं? तो रुद्रदामन वन जो है उन्होंने क्या करवाया है? जूनागढ़ अभिलेख करवाया था। किस भाषा में है ये? शेष संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में है। बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? क्यों राहुल बताओ, क्यों बहुत बड़ी बात है? बता दोगे आइसक्रीम? सर एक यूनानी आपके सामने संस्कृत में अभिलेख लिख रहा है, इसका मतलब एसिमिलेशन है सर, असिमिलेशन है। अलबरूनी संस्कृत सीखे तो बात बने। बुरीनी महान क्यों है भाई? संस्कृत सीखा यहां पे आके। कुछ लोग इतने चीकड़ थे, उसी को लूट लिए। तो अभी किताबुल हिंद में उसने लिखा है यहाँ के लोग चोर होते हैं। हाँ बताइए। हुआन सैंग लूट लिया भाई। लोगों के बारे में बहुत, कल्चर के बारे में बहुत अच्छा लिखा। ये बहुत इंग्लिश कल्चर आता है वैसा है। लोग अच्छे बिल्कुल नहीं है, चोर है। हाँ कह रहा हुआन, हुआन सैंग को खुद 2 बार लूटा गया। फिर उसने कहा वैसे तो ठीक है पर शासन काल अच्छा नहीं है हर्षवर्धन का। बताइए। चोरी चकेट अभी नहीं चल रहा है, बहुत पहले चल रहा है, हमारा खून में लगता है। नहीं वो तो बड़े लूट के गए ना, हम लोग छुटका छुटका लूट में जाए खुश हो गए। 10-20 रुपए, बताइए क्या मतलब बनता है? कम से कम ये जो फॉरनर आते हैं उनके साथ भी हम खराब ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि अच्छा नहीं है वो। बहुत गंदा गंदा लिखते हैं वो भारत के बारे में। समझे बात? रुद्रदामन वन, रुद्रदामन वन जो है इन्होंने ये शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रुद्रदामन वन ने कौन से भारतीय शासक को हराया था? बता दोगे आइसक्रीम? कल ही बताया था मैं। अब इसकी बेटी की शादी किससे हुई थी? गौतम बुद्ध सतकर्णी को हराया था, और इसकी शादी वशिष्ठ पुत्र पलामई से हुई थी। इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर अब यूनिफिकेशन चल रहा है, संस्कृत भी सीख रहे हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, लोगों की भलाई के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब ये भारतीय हो चुके हैं रुद्रदामन वन। बात समझे? रुद्रदामन वन इज वेरी फेमस कैरेक्टर, वेरी वेरी फेमस कैरेक्टर इन एंशिएंट हिस्ट्री। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। शेष संस्कृत में इन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ, देखो यहां पे लिखा हुआ है संस्कृत। पार्थियंस, पार्थियंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा रूल है ये इनका। पार्थियंस के बारे में इतना ही है कि एक राजा हुआ करते गोंदी फर्नेस, यही है, देख लो सर, गोंदी फर्नेस। गोंदी फर्नेस के टाइम में एक थॉमस नाम के एक सेज आए थे, समझ में आ रहा है? उन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाया था, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। थॉमस के किसके कोर्ट में आए थे? तो आप बता देना कि गोंदी फर्नेस के टाइम में आए थे, और उन्होंने पहले ऐसे थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी भारत में फैलाया। आगे बढ़ो, देख लो पार्थियन अंपायर, देख लो कितना फैल गया है। पाकिस्तान भी हो गया, तो मथुरा के पास भी आ गया, देख लो साका वाका भी आ गया। साका को नीचे दबाया, तब भी साका ने गुजरात नहीं छोड़ा भाई साहब। कह रहा तुम मार डालो, गुजरात नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अब आते हैं कुशांस। कुशांस जो हुआ करते थे वो एक ट्राइब हुआ करते थे, यूची ट्राइब।
समझा बात हो कि नहीं? अब ये यूची ट्राइब जब आए तो उनमें सबसे पहला जो लीनियज आया उसको कहते हैं खदफीसिस, और जो दूसरा लीनियज आया उसके कनिष्क हैं, समझ रहे? और भारत में अगर कुछ राजाओं का नाम बहुत प्रसिद्धि के साथ लिया जाता तो उनमें कनिष्क भी हैं। अब बात समझ रहे हैं काहे क्यों? सबसे पहली बात तो एक बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराया, खुद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, महायानी में। उनका आर्ट एंड कल्चर में बहुत योगदान है। किस पर है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो मूर्ति कला है उसमें गांधार शैली और मथुरा शैली कनिष्क को ही दिया जाता है, कुषाणों को दिया जाता है। एक और बात जो कनिष्क के नाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक तो चाइना से आए थे, दूसरी क्या बात है, इन्होंने खूब सोने के सिक्के छपवाए हैं भारत में। इसका मतलब क्या है कि कनिष्क के टाइम में ट्रेड बहुत तगड़ा चल रहा है। बात समझे कि नहीं? कनिष्क के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, कौन? गुप्त, समझना ना, गुप्ता, वही बाद में राजा बने हैं। अब सोने के सिक्के छाप कौन रहा है? कनिष्क। क्यों? ट्रेड। तो इसका मतलब मर्चेंट भी बहुत अमीर होंगे, तो मर्चेंट कहेंगे यार बहुत हो गया यार, अब अपना भी राजा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अपना भी राजा होना चाहिए। तो गुप्तों में से कौन एक राजा बनेगा? वैश्यों में से मिडिल क्लास वैश्य हुआ करते थे, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन जो होगा वो राजा बन जाएगा। समझे बात हो कि नहीं? गुप्त बेसिकली क्या है? वैश्य है। अच्छा, गुप्त चाहेंगे किससे शादी करना? वैश्यों से शादी करना चाहेंगे या क्षत्रियों से शादी करना? क्यों? इससे उनका प्रेस्टीज बढ़ेगा और उनकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी हो जाएगी कि ये भले वैश्य हैं लेकिन मैट्रिमोनियल अलायंसेस राजाओं के साथ कर रहे हैं। एक और बड़ी बात होगी वैश्य के आने पर, गुप्तों के आने पर, जो लोअर कास्ट होगा ना तुम्हारा, उन वो भी अपलिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि लोअर वर्णा से ही जो है राजा बन के तैयार हुआ है, इसलिए शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है और उतनी दयनीय स्थिति वुमेन की होती है। वुमेन के साथ भारतीय इतिहास में जो किया गया है उतना ज्यादा खराब तो शूद्रों के साथ भी नहीं किया गया है। कायदे से जितना रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया गया है उतना ही रिजर्वेशन, उससे ज्यादा रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए। विमेन अपलिफ्ट ना कर पाए इसके लिए पूरी कोशिश की गई सनातन में भी और अन्य धर्मों में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो शोषण महिलाओं का हुआ है भारतीय इतिहास में, वो शोषण उसके हिसाब से उन्हें कुछ भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। यूपीएससी को भी चाहिए कि जितना ही एससी को रिजर्वेशन दिया गया है उतना ही रिजर्वेशन विमेन को भी होना चाहिए। अब वो कैसे देंगे, हॉरिजेंटल देंगे, वर्टिकल देंगे, वो उनकी मर्जी है, पर रिजर्वेशन होना जरूर चाहिए। वो तो स्टेट पीसीएस में दिया गया है, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे क्यों नहीं है? हाउ मेनी आईपीएस आर देयर in IPS services? How many women IPS are there? How many women IAS are there? How many total civil servants are there in civil services? बहुत कम है। इसके वजह से क्या होता है ना, ग्लास सीलिंग क्रिएट हो जाता है विमेन के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रोमोटेड इन इन सिविल सर्विसेज, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि कोई कोई गोल ही नहीं है उनके सामने। उनके सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि कोई डीआईजी बना हुआ वुमेन हो। तुम्हारे सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं होगा। तुम्हें पता है कि एक मैन डीआईजी है तो मैं भी बन सकता हूं। अगर कोई विमेन डीआईजी नहीं बनेगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि विमेन डीआईजी है या हम भी डीआईजी बन सकते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्लास सीलिंग। वुमेन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज में यही है। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी वुमेन हुई हैं, सोचा है आपने? तो विमेन के साथ जो किया गया है वो तो आप, अब तो गुप्तों में सर सती शुरू हो जाएगा। हाँ, सती शुरू हो जाएगा सर। और उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी यही विमेन की कंडीशन है। बहुत जरूरी है सर। बस भारत में यही तो भारत का हिपोक्रेसी है। भारत का इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। हिपोक्रेसी का हिंदी शब्द मेरे को पाखंड, कि तुम्हारी देवी जो है वो सरस्वती माता है, लक्ष्मी देवी है, जाके चरण छूते हो, अब वहीं पर तुम अपनी बीवी के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस करते हो उसी हाथ से।
इसको पाखंड कहा जाता है, हिपोक्रेसी है सर ये। इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। विमेन के साथ जो हुआ है सर, आप मेरी विमेन की क्लास देखिएगा सोशल इश्यूज में, विमेन के साथ वो हुआ है सर जो कभी शूद्रों के साथ हुआ ही नहीं है। शूद्रों में भी विमेन के साथ वो हुआ है कि जो उसका हस्बैंड आएगा तो उससे भी बदतर हालत कर देगा उसका, सबकी हालत खराब है। 2005 डीबी एक्ट, हाँ 2005 2000, हाँ डीबी एक्ट संविधान कर रहा है, पर उस लॉज को इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। विमेन को अगर उसका डिवोर्स हो गया तो उसको मेंटेनेंस लेने में उसकी हालत खराब हो जाता है विमेन को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर गेट मैरिड बिफोर एनी जॉब। आप शादी मत करिए बिना जॉब के, आपको अपने पैर पे खड़े होकर शादी करना चाहिए। बेजिंग डिक्लेरेशन हुआ है, थोड़ा कम हुआ है पर स्टिल इट इज प्रिविलेंट। समझ में आ रहा है, स्टिल इट इज प्रिविलेंट। अभी मैं गुप्तों में बताऊंगा आपको कितनी बुरी दुर्दशा कर दी इन्होंने वुमेन की यार। हाँ हाँ, आप एक समय में मौर्यों के समय में आप जो राजा है उसका जो जो बॉडी गार्ड है वो वुमेन है। हाँ हाँ, आर्मी कॉर इन कल्चर है ये, वुमेन बॉडी गार्ड का। अब वहीं पर बॉडी गार्ड तो छोड़ो, घर के अंदर हालत खराब हो गया है। लेटर वैदिक एज के बाद भी ब्यूटिशियन शुरू हुआ है विमेन का ना सर, एकदम उठी नहीं विमेन कभी। फिर एक समय गार्गी यज्ञवाल्क्य से डिबेट करके उसको हरा दी। उस विमेन को सभा समिति में एंटर करना मना कर दिया गया, मंदिरों से विमेन को अलग कर दिया गया इन दी स्पेशल टाइम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। के बाद जब इस्लामिक आक्रमण हुआ भारत में, उसके बाद तो और विमेन की हालत खराब हो गई। माइंडसेट है ना। अच्छा देखो ना, तुम उसके लिए विमेन भी जिम्मेदार है। अगर 4 मेन हैं और 4 विमेन हैं, मैंने खुद देखा है। अगर कोई मान लो फिजिकल वर्क है कि कुछ, जैसे हमारे यहाँ शादी वादी होता है तो एक मंडप बनता है, देखे होगे तुम बीच में। तो जैसे 3-4 औरतें मान लो उसमें साड़ी वाड़ी सजाती है, और अगर कोई फिजिकल काम आ जाएगा तो उसकी माँ क्या बोल देगी, अरे तू हट भाई को भेज, वो कर देगा। तो विमेन को ही ये बता दिया जाता है, इनग्रेन्ड ये इंटरनलाइजेशन है कि यू आर नॉट मेंट फॉर फिजिकल वर्क। कभी तुम फोगस सिस्टर से मिलो, इतना पटक पटक के मारेगी ना। नहीं तो किसने आपको बोला कि विमेन जो है वो फिजिकली इंफीरियर? आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा ना सर 10 दिन कि आप फिजिकली इंफीरियर हो, 11वें दिन से मानने लग जाओगे कि आप फिजिकली इंफीरियर हो। नहीं, आप ड्रेसअप देखिए, शुरुआत से ही स्कर्ट पहना दिया आपने, वो कभी भाग पाएगी? तो तुमने उसको ऐसे हंसो मत तेज, बोलो मत तेज, तो तुमने बचपन से उसको ऐसा उसका सोशलाइजेशन किया है कि वो कभी फिजिकली उसका बिल्टअप क्रिएट ही नहीं होगा। मैं सिंपल बता रहा हूं, मैं आपको 10 दिन बोल दूंगा तुम कमजोर हो, 11वें दिन तो तुम मानने लग जाओगे तुम कमजोर हो। माइंडसेट ही हो जाएगा तुम कमजोर हो, फिर धीमे धीमे तुम अपने आप को उन फिजिकल एक्टिविटी से दूर करने लग जाओगे, तो तुम फिजिकली इंफीरियर हो जाओगे। समझ मारा है कि नहीं? हाँ, जब तुमको 1 घंटा मारा था, 2 घंटा मारो खींच के। तो पति मारे 1 घंटा, 2 घंटा मारो खींच के, समझ? जा रहे हैं हम सेल्फ, तो तुम्हें उसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करना पड़ेगा। हाँ? बहुत माथा नोची गई है, तो हम भी मुक्का मारते थे, वो भी मुक्का मारती थी। वो भी बाल पट खींच रही है, हम भी बाल खींच रहे हैं, वो एक मुक्का मारी, हम भी एक मुक्का मारे। हाँ, वो खुद लड़ सकती, बिल्कुल लड़ सकती। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? अभी मैं बताऊंगा, गुप्ता में आऊंगा ना तो विमेन की कंडीशन बहुत इंफीरियर है। सर ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए आगे क्या हुआ।
मैंने यह बता दिया आपको इसके कुषाणों के बारे में। इन्होंने शाकास को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर दिया। कुषाण की एक बड़ी बात है सर, शाखाओं को भारत में डिस्प्लेस करके पूरी तरीके से आ जाना, जो पहलवाज या पार्थियंस नहीं कर पाए। समझ में आ गया कि नहीं? ये देखिए सर, ऑक्सस टू गंगा, ऑक्सस रिवर किधर है? अफगानिस्तान, और ये जो सिर दरिया आमू दरिया के नीचे पड़ता है, ये ऑक्सस से अफगानिस्तान तक का रूल है इनका। बहुत बड़ा रूल है, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि बहुत बड़ा जो सेंट्रल एशियन रीजन है ना, उसका बहुत बड़ा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो था, ये देखिए, ये सब कुषाण अंपायर है। अच्छा, कुषाण अंपायर में देखो एक मथुरा पार्ट आ रहा है, और ये दोनों कैपिटल है, तक्षशिला। और ये पहले बेग्राम था, फिर तक्षशिला किया गया। तक्षशिला बिकम द न्यू सेंटर फॉर एजुकेशन। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। तो एक ही ध्यान रखना, सतवाहन का राजधानी था प्रस्थानम। ये यूपीएससी ने इस बार पूछा है 2023 में, प्रस्थानम किसका कैपिटल था? सतवाहन उसका आंसर था ना सर? ये सवाल है नहीं, आपने देखा ही नहीं सर। क्वेश्चन सर रटा हुआ होना चाहिए सर, विथ ईयर। मेरे को तो रटा हुआ है, 2017 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है। हम तो बीपीएससी पूछ देते, बताए थे आपको इस ईयर में हुआ है। जबकि हम तो सर आज तक कभी बीपीएससी को पढ़ा ही नहीं, यूपीएससी को पढ़ा है। हमने क्या किया पता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए? जब आया मुझे कि बीपीएससी को पढ़ाना है, हमने पिछले साल के पेपर देख लिए 10 साल के। हमको समझ में आ गया कि बहुत कम मेहनत करने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम मेहनत करने की जरूरत है। यूपीएससी में तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल आता है ना। हाँ ले लेंगे सर, आइए पहले देते देखिए। दो किंग है यहाँ पे, खतफिशिस 1 खतफिशिस 2। समझ में आ गया? गोल्ड मनी जो है, वीमा खतफिशिस 2 जो है ना, वो गोल्ड मनी के लिए फेमस है। इन्होंने क्या किया, गोल्ड करेंसी इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना अब, इतना बहुत। कनिष्का बिकेम द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूलर। कनिष्का का जितना बड़ा एम्पायर है भारत में, उतना किसी का भी नहीं है। ये ध्यान रखना, कनिष्का बहुत बहुत पावरफुल राजा है। समझ में आ रहा है? और इस समय में डिग्री ऑफ मेटलिक प्योरिटी जो है वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा था। जो गोल्डन कॉइन था वो बहुत ज्यादा मेटलिक प्योर कॉइन था। समझ में आ गया? कुषाण का जो अभिलेख है वो कहां कहां मिलता है? मथुरा, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और बनारस, ये चारों जगह यूपी का रीजन है। मेरे एक सवाल का उत्तर दो। एक हेडलेस किंग का एक स्टैच्यू मिला है, बहुत पहले यूपीएससी ने पूछा था। हेडलेस किंग जानते हो? सर नहीं है किंग, एक नीचे लंबा लॉन्ग कोट है। बताइए वो किसका है? आपके एनसीईआरटी में है, और एक बार बीपीएससी ने पूछा है। बताइए वो स्टैच्यू कहां पाया गया है, और वो किसका स्टैच्यू है? नहीं पता चल जाता है तो बता देगा आइसक्रीम। समझ जाएंगे कि आपका इतिहास अच्छा है। कनिष्क का है, कहां पे है आप बताओ? मथुरा में। हेडलेस किंग देखिए, फोटो देखिए, फोटो देखिए। हेडलेस किंग ऑफ, हेडलेस किंग स्टैच्यू ऑफ मथुरा। ये कोई ना कोई पंजा दबाता ही रहता है यार, गौरव सिंह। हाँ देखो, कहां पे है ये? मथुरा में है। देखिए मैडम, आप तो लिखा ही देखी नहीं, मोबाइल हम दिए, अटेंडेंस में लग गई आप। चलिए ठीक, करिए अटेंडेंस। आपने देखा सर? क्यों रखे हैं मोबाइल? निकालिए, आप देखिए सर, निकालिए हेडलेस किंग। देखिए केएल राहुल फोटो देख रहे हैं, हेडलेस किंग मिला मैम आपको। ये किसका है मैम? देखिए मथुरा में मिला है कुछ, है ना? आपने देखा मैम? देखिए, हाँ बहुत सही। ये सोपीज लेकर आएंगे, ये निकलिए। रिचार्ज नहीं है? बहुत सही, मिला हेडलेस किंग। तुमको मिला जी राहुल? ये क्या है देख रहे हो? कनिष्काज हेड। अब मेरे को बताना कि कनिष्का का सर किसने तोड़ा? ये होमवर्क है, बताओगे? 1911 मिला था, सर किसने तोड़ा? पढ़े थे, किसने तोड़ा? बताना मेरे को, ठीक है? इसी का हेडलेस स्टैच्यू है,
बहुत फेमस स्टैचू है। ठीक है, आगे बढ़े। ओ सर, इधर देखिए। अच्छा, इसका जो पहला कैपिटल वो क्या था? मथुरा, और दूसरा कैपिटल पेशावर। तक्षशिला बदलता रहा ये कैपिटल अपना। इसका मैंने बता दिया था। अच्छा, फर्स्ट ही स्टार्टेड द एरा ऑफ 78 एडी को शाक एरा। समझ में आ गया? अब मुझे ये बताइए कि ये दूसरा चीज है जो आपको याद रखना है। 78 एडी शाक संवत को शुरू करने वाला रुद्रदामन नहीं था, अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं। कौन था? कनिष्का था। और यही वो ईयर था जिसमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था, याद करना। समझ में आ गया? इसी समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था। वाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम? जो चौथा चतुर्थ जो बुद्ध परिषद था वो क्यों महत्वपूर्ण था? मैडम आप पढ़ नहीं रही हैं तो आपको डांट पड़ेगा, बताइए। चतुर्थ बुद्ध परिषद क्यों इतना महत्वपूर्ण था? अभी बताए हैं 2 बार। कौन था मैडम उसमें प्रिसाइड कौन किया था? हु वॉज द किंग? कनिष्क से। और महत्वपूर्ण क्यों था? कितना डिटेल से बताया था तुम लोगों को। डिवीजन हुआ था मैम, हिनायन और महायान में। इसीलिए ये खुद महायान, महायानी बुद्धिज्म स्टार्ट किए थे कनिष्क। बहुत गलत बात। कल आप रिवाइज करके आइए, कल गायब मत हो जाइएगा। समझ में आ गया? कल ऑफिस सारा पूछा जाएगा, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफिस पूछेंगे। एक एक करके याद करके आना। अभी ये कल 2 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, कहेगी सर अरे यार ये पीछे पड़ गए। बाप रे, इतना बार पूछा गया। बुद्धिस्ट काउंसिल एक एक पूछा जाता है इतना बार। रटा हुआ होना चाहिए ऑन टिप्स। पहला कौन प्रिसाइड किया? बस, प्रिसाइड कौन किया? अध्यक्ष कौन था? मां कश्यप। दूसरा सबाकनी। तीसरा, चौथा वसुमित्र। उसके साथ अशुघोष उनको असिस्ट कर रहे थे। इससे क्या मालूम चल रहा है कि अशुघोष किसके कोर्ट में है? कनिष्क के। और महायानी के थे, इसीलिए इनकी जो किताब है बुद्ध चरित्रा वो संस्कृत में है। ऐसे याद रखिए। सब गोला कर दिए हो क्या? हैं? क्या यार, तुम लोग बिल्कुल एकदम मेरा दिमाग दही कर दोगे यार। समझे? हैं? कनिष्का। इसी समय महायाना बुद्धिज्म शुरू हुआ था। वाई महायाना बुद्धिज्म इज महायाना बुद्धिज्म मैडम? महायान को महायान क्यों बोलते हैं, हिनायन को हिनायन क्यों बोलते हैं? मैडम एट द बैक, वाई महायान इज नोन एज महायान और हिनायन इज हिनायन? क्यों महायान महायान है, हिनायन हिनायन है? नहीं, हिनायन क्यों बोलते हैं, महायान क्यों बोलते हैं? बक, क्यों बोलते हैं? महायान को महायान क्यों बोलते हैं, हिनायन को हिनायन क्यों बोलते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। ओह, बहुत दुखी हुए हम। अरे तुम लोग क्या पढ़ता है? हिनायन में हम तुमको बताए थे कि एक अकेला आदमी खुद अरहत की प्राप्ति कर सकता है, मेहनत करना होगा। महायान में ऐसा नहीं है। महायान में बोधिसत्व आपके बदले कर रहे हैं, आपको पैसा देना है। जैसे तुम वैष्णो देवी में कहते हो ना, जाना तो मेरे लिए चढ़ावा चढ़ा देना। तो एक बार में महायान जो है बोधिसत्व है, कई लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। तो उनका वान बड़ा है, इसलिए उसे महायान बोलते हैं। और हिनायन में एक बार में एक ही आदमी पा सकता है। क्या रे, मेरा माथा दुखाने लगा। यहाँ पता है कहते सिर दर्द नहीं है, यहाँ मेरा माथा दुखाने लगा। आई एम कंप्लीटली अडॉप्टिंग दी। हीन मतलब लेसर, महा मतलब बड़ा। नहीं, ये बोल रहे हैं कि हमारे यान में बहुत सारे लोग मोक्ष पालेंगे, और ये लोग तो एक के लोग को मोक्ष देता है। राहुल कुमार, आप क्या करेंगे? ये वाला क्लास देखेंगे जाके, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला। क्या सर?
आप सर क्या कर रहे हैं, आपको भी नहीं याद है? आप तो मेरी क्लास शुरू से देख रहे हैं। तुम लोग आगे पढ़ता है पीछे भूलता है क्या सर? अभी बताया क्यों नहीं? अच्छा 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 अच्छा। गुरु से गुरुआई, गुरु से गुरुआई। वाह, ये तुम लोग पीछे वाला जो पढ़ा है सब भूल गया क्या? पीछे वाला पूरा भूल गया? ये तो होता है कि जैसे जैसे पढ़ो आगे, पीछे पीछे भूलते जाओ। इतिहास खत्म हो गया, आ कुछ नहीं रहा है। सर बहुत गलत बात। आप तो थे ना सर माया नी नानी क्लास। अपग्रेड, इसे अपग्रेडेशन कहेंगे कि डिटोरिएट हुए हैं? कुछ और उत्तर था इसका। एक बार में बहुत सारे लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसका ज्ञान बड़ा है। नहीं, सेंस ये नहीं हुआ। ठीक है, समझा बातों की नहीं, है ना? ये ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। अब ये लोग यूनानी लोग भारत में आएंगे तो क्या होगा मैम? कुछ अपना लेंगे, कुछ यहां से ले जाएंगे। हमारे यहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोगों को क्या देते हैं? स्पिरिचुअलिज्म। समझ में आ गया? बदले में मटेरियल कल्चर हमको वहां से मिलता है। समझे बातों को? ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, इस टाइप की पॉटरी जो लोग बनाते थे वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया। पॉटरी का, मृतभांड का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। आपको पता है, केवल पॉटरी देखकर यह बताया जाता है कि किस काल की पॉटरी है। टाइमलाइन मालूम चलता है ना? ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको बताया था, भारत में सबसे अच्छी कैवेलरी, कैवेलरी क्या होता है? घुड़सवार। कहां से आए हैं? यूनानियों के संपर्क से आया हुआ है। इस टाइप का देख रहे हो आप, ये सैडल्स एंड रिंग्स जो होता है, देख रहे हो? ये मुकुट, हेलमेट, ये लंबे लंबे कोट्स, ये सब किसने करवाया है? इंडो ग्रीक्स का, इंडो ग्रीक्स की देन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? लॉन्ग कोट, टर्बन, ट्यूनिक। ट्यूनिक जानते हैं मैम? ट्यूनिक किसे कहते हैं? एक बेड़ा टाइप का लंबा होता है। कभी मार्च नहीं किया आप लोगों ने? ऐसे से चलता है। स्कूल में किया ना मार्च वगैरह? एनसीसी में किया होगा तो ट्यूनिक पहन के करते हैं वो लोग। ये अच्छा, यूनिफॉर्म का है। अच्छा, मैं जब नेवी में था तो उसमें ट्यूनिक पहन के मार्च करते थे हम लोग, है ना? तो इसमें क्या हुआ, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर्स और वेरी हैवी लॉन्ग कोट जो है, ये सब हम लोग कहां से लाए? शेरवानी कहां से लाए आप? यूनानियों से आया है। हाँ, यूनानियों से आया है भारत में। उसके अलावा अफगानी और पंजाबी जो टर्बन पहनते हैं, ये कहां से आया है? यूनानियों से आया है। टर्बन पहनने का जो कल्चर है, समझ में आ गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में इस टाइप के जो है काफी सारे लोग जो है इस टाइप के कल्चर प्रोडक्ट फॉलो करते हैं। ट्रेड रूट जो है ना, ये सिल्क रूट का जो कल्चर है, इससे कनेक्ट करने का काम किसने किया? यूनानियों ने किया। यूनानियों को पहले से पता था कि सिल्क रूट नाम की कोई चीज है, तो हम लोग सिल्क रूट से जो है, सिल्क का कपड़ा वगैरह जो था सब सब चाइना से आया, तो सिल्क रूट के कॉन्टेक्ट से ही आया। समझ में आ रहा है? हैवी टोल कलेक्ट किया गया, पैसे आए खूब सारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिटरेचर और रीडिंग में अश्वघोष याद है, मैंने आपको बोला अभी, चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क उसके कोर्ट में थे, उसने बुद्ध चरित्रा लिखा था संस्कृत में। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। महायाना बुद्धिज्म की जितनी भी टीचिंग्स वगैरह हैं वो सब यहीं पर दिखाई देता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या समाप्त होता है? समाप्त होता है इंडो ग्रीक्स। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा? यार आज हमको ना हॉस्पिटल भी जाना है। एक सेकेंड, इंडो ग्रीक्स हो गया, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सुंगा ना। सुंगा, ये ज्यादा नहीं है यार, इसको आगे आगे जल्दी तेज बढ़ाओ यार। क्या काम है यार पीडीएफ वाला, बस सुंगो सुंगा। अच्छा ये बताओ, ये सुंगा इमीडिएट किसको हराए थे? पुष्यमित्र सुंगा। बस, ये मौर्य के आखिरी राजा बृहद्रथ, बृहद्रथ को हराए थे। समझ में आ रहा है? ये कौन थे? सेनापति थे पुष्यमित्र सुंगा। तो इसका मतलब मौर्य के इमीडिएट बाद कौन आए हैं? उसी जगह पर मगध में पुष्यमित्र सुंगा। ठीक, अब देखो यहां पर, तो कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर 187 बीसी में हुआ है।
इसने बहुत सारे अदर पावर को जनरेट किया। मैंने बताया था ना, मौर्य के समाप्ति के बाद एक सेंट्रल रिजीम खत्म हो गया। उसके बाद कौन कौन से रूल आया भारत में? इंडो ग्रीक्स आए, दूसरा इंडो ग्रीक्स मतलब वो लोग फॉरनर थे, बाहर से आए। सुंग आए, सतवाहन हो गया, और नीचे चेरचोल पांड्या। समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखना। समझ में? पहले राजा कौन हुआ करते थे इसके? पहले राजा कौन थे? पुष्यमित्र सुंग, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि सुंग डायनेस्टी के जो कैपिटल था वो क्या था? पाटलिपुत्रा। इन्होंने कैपिटल चेंज नहीं किया है। ठीक, ये देखो सुंगा एम्पायर, भारहुत, इसके अलावा सकेता, मथुरा, संगाला, ये तो अपने पीक पर है, वरना कुच्चू सा बन जाता है बाद में जाकर, जब ये इंडो ग्रीक साकास वगैरह धक्का देंगे इनको तो। और कुछ सतवाहन भी इसको एक्वायर करेंगे। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुष्यमित्र सुंगा ने क्या किया था? लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, ये देखो इधर, बृहद्रथ जो है वो आखिरी मौर्यन रूलर हुआ करते थे, उसको पुष्यमित्र सुंगा ने असैसिनेट कर दिया। असैसिनेट मतलब क्या होता है? मार देना, हत्या कर देना। समझ में आ रहा? उन्होंने मार दिया। अच्छा, खुद पुष्यमित्र सुंगा उनके कोर्ट में क्या हुआ करते थे? कमांडर इन चीफ, सेनापति हुआ करते थे। तो सेनापति ने ही क्या किया? मार दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये करीब करीब जो है 36 साल रूल किए। इनके बेटे आए अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद जो है सुंगा सक्सीड कर दिया कनवा। और कनवा जो है उसके पहले राजा कौन हुआ करते? वसुदेव कन्व। वसुदेव कन्व के बारे में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, बस ये है कि उसके बाद पाटलिपुत्र जो मगध अंपायर है वो कोलैप्स हो गया है। समझ में आ रहा है? ये उसका नीचे सतवाहन ऊपर आ गए हैं, ठीक है। कौन बार बार हाथ ऊपर कर दे रहा है? किसका, किसको कांग्रेस से बहुत प्यार है? ठीक, इधर आओ। इसके बाद हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, पुष्यमित्र का जो किंगडम था वो नर्मदा नदी इन द साउथ, समझे? अब कोई दक्षिण भारत में नहीं जाएगा। हर्षवर्धन चाहेंगे पर पुलकेशिन टू उनको हरा देंगे, तो नर्मदा से नीचे जाना मुश्किल है। अब हो गया, दिल्ली सुल्तान के दिन हवा हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये खबर फैल गई कि दिल्ली सुल्तानों के दिन हवा हुए, तो अब मगध एम्पायर के भी दिन हवा हुए। समझ में आ गया? तो पुष्यमित्र के बाद क्या हुआ कि नर्मदा नदी के साउथ तक गया। उसके बाद जो है जलंधर, सियालकोट से लेके उज्जैन तक का रूल रहा है, उसके बाद नहीं हुआ है, ठीक है। सुंगा जो रूल इंडिया में हुआ है वो पुराणों में इसका एविडेंस मिलता है। सुंग काल के बारे में पुष्यमित्र सुंग जो है तुमको विष्णु पुराण, वायु पुराण इसमें। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा है, 20 बार यूपीपीसीएस में 2023 में, कि अच्छा बताइए सतवाहनों के बारे में किस किस पुराण में आपको जिक्र मिलता है? जब भी आया भाई एकदम आंख बंद करके सारे पुराण मार देना। समझे बातों की नहीं? है ना? सब सब मार देना, विष्णु पुराण, वायु पुराण, सब में जिक्र मिलता है। पुराणों से ही हमें इसके बारे में मालूम चलता है, इसके बारे में हमें अदर चीजों से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। लास्ट ऑफ द सुंगा रूलर कौन था? देवभूति, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कनवास वगैरह आ जाते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, ये भी मिनिस्टर है। जैसे इन सब का जो एनेक्सेशन हुआ है वो अभी से नहीं, वो नंदों से चल रहा है। नंद के सेनापति ये हुआ करते थे, कौटिल्य वगैरह उनके कोर्ट में हुआ करते थे, उन्होंने उसको रिप्लेस किया। फिर इधर मौर्य बृहद्रथ को पुष्यमित्र सुंगा ने किया। फिर इसका मतलब एक रेजिम बन जाएगा कि इसके सेनापति मारेंगे इसको। समझ में आ रहा है? अभी इसमें बोला गया है कि हिंदू टेक्स्ट युग पुराण में इनके बारे में काफी मिलता है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कहां कहां मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में भी इनके बारे में मिलता है, और ग्रीक इंक्रिप्शंस में भी ग्रीक यूनानी अभिलेख जो है, पतंजलि का महाभाष्य और युग पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, सब में इनके बारे में जिक्र मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो पुराणों में आपको सुंग के बारे में मालूम चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। समझ में आ गया? ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ खास तो नहीं है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी बता रहा हूं, 2 सेकंड रुक ना भाई। मालविका अग्निमित्र में, अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है। अभी मैं, मेरी बात सुन लो, 2 मिनट में सुन लो। मालविका अग्निमित्र में लव स्टोरी है पुष्यमित्र सुंगा के बेटे अग्निमित्र और मालविका के बीच में, ये तो है, यही लोग सब जानते हैं। इसके अलावा युद्धों के बारे में भी इसका जिक्र मिलता है कि पुष्यमित्र और यज्ञसेन, समझ में आ गया,
इन दोनों एक किंग ऑफ विदर्भा हुआ करते। विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र का पश्चिमी महाराष्ट्र, सॉरी पूर्वी महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट जो है, नागपुर जो है, जो बेल्ट है आपका, वो पड़ता है विदर्भ का रीजन, जो ईस्टर्न महाराष्ट्र का एरिया है। उसमें पता चला कि इन दोनों में लड़ाई हुआ और पुष्यमित्र जीत गए। ये लड़ाई का जिक्र भी मालविका अग्निमित्रम मिलता है। मालविका अग्निमित्रम में एक और कहानी होती है, जब इन्होंने यज्ञसेन को हराया तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा लोग भी माने मुझे, तो उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ करवा दिया। तो अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़े के पीछे पुष्यमित्र शुंगा ने अपने ग्रैंड सन, अपने पोते विश्व वासुमित्र को भी भेजा था, जिन्होंने यवनाओं को हराया था, यवन को हराया था ड्यूरिंग दी अश्वमेघ यज्ञ। इसका मतलब अच्छा खासा इनका कमांड जो है वेस्टर्न इंडिया के ऊपर भी आ गया है। ये कहानी जो है आपको मालविका अग्निमित्रम में लव स्टोरी के अलावा आपको पता चलता है कि यवनाओं को किन्होंने हराया है। इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा फैक्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है। रिलीजियस पॉलिसी क्या है? अगेन इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बोलते हैं कि ये एक नंबर के कट्टर हिंदू है, इन्होंने बुद्धों को मारा है, बुद्ध के मंदिर तोड़वाए हैं। अच्छा, जो हिंदू टेक्स्ट बताता है कि नहीं, ये बहुत उदारवादी आदमी है और इन्होंने कई सारे स्तूप बनवाए हैं, और ये बात सही भी है, भारूत स्तूप बनवाया और बहुत सारे स्तूपों का उन्होंने जो है रिनोवेशन भी करा है। तो इट्स अ कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स। एक ब्रह्मानिकल रूल होगा तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, चश्मा सबका सफेद तो होता नहीं है, सब में हरा नीला पीला सब रहता ही है थोड़ा बहुत, समझे बात को? नहीं, ये हिंदू है ना, तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छी जिक्र जो है आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी तारीफ नहीं मिलेगा, बोले बहुत कट्टर इंसान है भाई, कचर दिया इसने बुद्धों को, समझे? लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे डोनेशन पुष्यमित्र शुंगा ने करवाए। क्यों सर, आप हिंदू है? नहीं नहीं सर, हमको इन सब से दूर रखिए, वैसे भी हम एथिस्ट हैं, ईश्वर में बिलीव नहीं रखते। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है आपको, है ना? कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है सर? इसके सामने इन्हीं के कोर्ट में पूछा जाता है एग्जाम में, पतंजलि किनके कोर्ट में थे? पुष्यमित्र शुंगा के, शुंगा पीरियड में थे। इन्हीं समय में योग, योग जो है, योग का दर्शन का जो है इसी समय आता है। 6 हिंदू फिलॉसफी है, कल याद दिलाना मेरे को, 6 पढ़ाना है आप लोगों को, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं आगे भाग जाऊंगा अगर मुझे बताओगे नहीं तो। 6 हिंदू फिलॉसफी में योग एक और हिंदू फिलॉसफी है। आप मुझे बताइए तो कि योग और सांख्य में क्या संबंध है? हम्म, कुछ और बताइए। योग और सांख्य में जो बता दिया, योग और सांख्य में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या कोई कोई संबंध है? अरे यार, सांख्य नहीं पता। अच्छा, हिंदू फिलॉसफी पता है? ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? बस कुछ नहीं आता तुम्हें। न्याय, वैशेषिका, लिखो। तुम नीचे रख लिया क्या? बदमाश लड़का, लिख। तो नीचे रखा जी। तो अभी लिखना चालू किया है ये।
सांख्य, SAMKHY है। हाँ, हिंदी में लिखते हो तुम? योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत। कोई बच्चा बताएगा ये सब फिलॉसफी क्या है? एक काम करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कल जब मैं इसको PDF पढ़ दूंगा पूरा, तो कल मेरे को ये फिलॉसफी बता दूंगा, लगे हाथ, काम ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि सांख्य एक दर्शन है, समझ में आ गया? और सांख्य को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए योग आया है। योग इज अ वेरी प्रैक्टिकल फिलॉसफी। ये जो आप आसन प्राणायाम पढ़ते हो ना, ये एक तरीका है कि सांख्य की फिलॉसफी को सही किया जाए। हाँ, योग एक तरीका है जिसे सांख्य की फिलॉसफी का सत्यापन हो सकता है। मतलब सांख्य ने मोक्ष पाने का तरीका बताया, योग एक तरीका है जिससे मोक्ष पाया जा सकता है, करके दिखाया है, प्रैक्टिकल वर्जन है। ये बात पता नहीं है बहुतों को। न्याय लॉजिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लॉजिक, लॉजिक पे चलता है। मोक्ष पाने का तरीका है तो लॉजिक से मोक्ष पाएंगे। वैशेषिका कहता है कि दुनिया में सब चीजें 5 तत्व में बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। कनाद की फिलॉसफी है ये, ऋषि कनाद, जानते थे आप? एटॉमिक थ्योरी यही है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद आता है मीमांसा। मीमांसा बोलते हैं कि वैदिक कर्म कांड करिए। वेदांत क्या कहते हैं? ये मेटाफिजिकल थ्योरी है। आप ये 6 फिलॉसफी कल मुझसे पढ़ लीजिएगा। मेटाफिजिक्स मतलब जीवन के बाद क्या है, इसके बारे में जानना। ज्ञान, ज्ञान मार्ग है, धर्म समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कर्म मार्ग है, बताऊंगा मैं, बौधायन की फिलॉसफी है ये। तो आप मेरे से कल ये 6 के 6 फिलॉसफी पढ़ लेना आफ्टर रीडिंग द PDF। बात समझा कि नहीं? जो ये योग की फिलॉसफी है ना, ये पतंजलि ने किया है, तो पूरी फिलॉसफी लिखी है पतंजलि ने। बात समझा कि नहीं बच्चा? है? तुम काहे पेन पेपर अंदर रखा जी? अभी प्रभात से बात करेंगे, रुको। पेन पेपर अंदर कर रहे हो? हैं? PDF चल रहा है, बुर्बक। इधर देखो, ये समझ में आया? रिलीजियस फिलॉसफी समझ में आ गया है ना? ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मालूम होना चाहिए। इधर क्या रे? हाँ, ये देखो, पतंजलि का योग सूत्र और महाभाष्य इसी समय लिखा गया है। अब आपकी बात पूछूंगा, पतंजलि किसके कोट में था? उत्तर देना, नहीं कचर देंगे। समझे बात हो कि नहीं? सुंगा पीरियड के हैं ये ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद जो है मालविका अग्निमित्रम इसी पीरियड का है, कालिदास इस पीरियड के नहीं है, इस पीरियड के बारे में बताया गया सुंगा। इसके जस्ट बाद तो बुद्ध वो है ना, गुप्ताज है, तो उसी वजह से है ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई सारे स्तूपा, सांची और भारूत, उसमें कुछ चीजें बदलाव लाया गया इस स्टेज में। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, इस समय में जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वो किस स्क्रिप्ट में है? ब्रह्मी। और लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिपि और भाषा? स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है? मैं बताया भी हूं ना क्या है। अच्छा, ये बताइए, ये कौन सा स्क्रिप्ट है और कौन सा लैंग्वेज है? और हिंदी है ये। लैंग्वेज हिंदी है, स्क्रिप्ट कुछ और है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है? अच्छा, मैं अगर ये बोलूं, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है और कौन सा लैंग्वेज है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, और लैंग्वेज जो है, तो किसी स्क्रिप्ट में कोई भी लैंग्वेज लिखा जा सकता है। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। बात समझा कि नहीं? ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, अभी संस्कृत किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? देवनागरी में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आगे बढ़ो।
कनवा, कनवा आ जाओ। कनवा के बारे में ज्यादा आपको मालूम नहीं है, सुंगा के बाद कनवा आए हैं। और कनवा के जो पहले शासक है वो कौन है? वसुदेव कुन कनवा। वसुदेव कन्व के बाद जो है उनको भूमि मित्र थे, भूमि मित्र 14 साल रूल किए, फिर नारायणा आए, और उसके बाद धीमे धीमे कनवा रूल जो है सतवाहनाओं ने उसको क्या कर लिया, खा लिया, और कनवा खत्म हो गए। यानी कि अब उत्तर भारत में मगध एम्पायर नाम का कोई चीज नहीं है, अब पोस्ट कनवा। इस प्रकार मगध एम्पायर जो है खत्म हो गया। उसके बाद आज आप हैं इसी मगध एम्पायर में, पाटलिपुत्र में। क्यों सर? ये कहानी यहां तक हो गई। अभी हमें तीसरा क्या है? तीसरा क्या था? सतवाहन। सतवाहन, सतवाहन जो है, आप मुझे बताइए तो सतवाहन के जो पहले राजा है उसका क्या नाम है? सिमुखा। अच्छा, इनके बारे में जो इतिहास पता चलता है वो किससे पता चलता है? नाना घाट अभिलेख। नाना घाट किधर है? सतवाहन कहां रूल कर रहे हैं? महाराष्ट्र में। सतवाहन की राजधानी का क्या नाम है? पैठन प्रतिष्ठान। याद रखिएगा मैम, इस बार सवाल पूछा गया है, समझे बात हो कि नहीं, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज क्या है कि सिमुखा जो कि फाउंडर हुआ करते थे, इनके बारे में नाना घाट इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। और इसके बाद इनके भाई जो है कन्हा, ये क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। ठीक है, कान्हा या कृष्णा के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो है शतकर्णी वन। शतकर्णी वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि शतकर्णी वन ने पूरे दक्षिण भारत में जो है अपना कमांड कर लिया था, इसलिए इन्होंने अपना टाइटल लग दिया। भाई साउथ इंडिया के लोग टाइटल बहुत लंबा लंबा रखते हैं, नाम भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, मुत्तुस्वामी अय्यर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके बाद होता है दक्षिण दक्षिण पति। समझ में आ गया? दक्षिण पति, दक्षिणापति या दक्षिण पथपति होता है। दक्षिण पथपति क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि याद करो, दक्षिण मौर्य ने एक दक्षिण पथ स्टैब्लिश किया था, तो पूरा उस पर कमांड कर लिया था, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? दक्षिण पथपति। समझ में आ गया? ये बात कहां लिखा हुआ है? नाना घाट इंस्क्रिप्शन। किसने नाना घाट इंस्क्रिप्शन लिखा? नयनिका। कौन थी नयनिका? उनकी वाइफ थी। क्या नाम ही इतना बढ़िया है, तुमको याद रहेगा, सुंदर नैनो वाली नयनिका। शी वॉज दी वाइफ ऑफ दी शतकर्णी वन। समझ में आ गया? अच्छा, इनके बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका है? एक महाराष्ट्र के बेल्ट में सतवाहन थे, और चेदी डायनेस्टी हुआ करती थी, किसमें? उड़ीसा में। चेदी के एक राजा हुआ करते थे खारवेल। समझे? चेदियों ने अपने आप को भी इंडिपेंडेंट कर लिया था। चेदी को किसने अपने अंदर लिया था? अशोक ने, कलिंगा वॉर में। तो जब अशोक के पूरा डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ तो चेदियों ने भी अपने आप को इंपॉर्टेंट वो अलग कर लिया। समझे बात को नहीं? तो ये चेदी का एक राजा है खारवेल। खारवेल जैन के फॉलोअर हैं। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा है जिसका नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इससे आपको अयोध्या के बारे में, मगध के बारे में और सतवाहनों के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। ही हैज ये दिस सतकर्णी वन हैज आल्सो कंकर्ड मलवा। मालवा किधर का रीजन पड़ता है? मालवा किसको कहते हैं? एमपी वाला बेल्ट है जहां पे चंबल रिवर वगैरह है। नर्मदा के ऊपर चंबल अंबल जो फ्लो करती है वो मालवा से ही पास होती हुई निकलती है। नहीं? क्या सर, आप लोग कुछ पता ही नहीं रहता सर, ज्योग्राफी सर बहुत। मैपिंग नहीं हुआ है क्या सर? मैपिंग किया है? कच्चा थीपू किधर है? क्या है, क्या विवाद है सर ये? अरे वाह, क्या बात है सर, आपकी मूछें ही अच्छी है, इसका मतलब आप ज्ञान भी वाले भी हो। क्या बात है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? हैंड ओवर कर दिया था श्रीलंका को। नाउ दिस बिकम द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, कच्चा थीपू आइलैंड। नहीं, दे दिया था सर, श्रीलंका को दे दिया गया है। अब हम बवाल कर रहे हैं कि सेक्सेशन कैसे है। चलिए आइए, समझ में आ गया? ये क्या है? कंकर्ड वेस्टर्न मलवा फ्रॉम सुंगास। जो मलवा जो रूल था वो सुंगा के हाथ में था, जिसको ले लिया गया है। इसके बारे में आपको कहां से मिलता है? बॉस वायु पुराण, मत्स्य पुराण, सब दिमाग में सेट कर लीजिए, पुराणों में मिलता है, ध्यान रखना। एक राजा कोई तो बोला था सर, हाला के बारे में नहीं बताया।
हाला 17वें राजा माने जाते हैं। ये बात किसने पता चला है? मत्स्य पुराण में ये 17वें राजा हैं जो सतवाहन डायनेस्टी के हैं। ये अपने किस बात के लिए जाने जाते हैं? लूल के लिए नहीं। इन्होंने एक किताब लिखी है गाथा सप्त सहित, स्टोरी ऑफ 700 स्टोरीज, कंपाइलेशन ऑफ 700 स्टोरीज। ये जो है गाथा सप्त सहित जो है इन्होंने लिखा है, गाथा सत्सई, ये इन्हीं की क्या है? पोएम्स हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहत कथा, ये लिख लो भैया, लिख लो। अभी मैं टॉर्चर कर दूंगा पूछ पूछ कर, फिर आना बंद कर दोगे। मेरे को इसी बात का टेंशन रहता है। मैम बृहत कथा नहीं, गाथा सब सहित भी पहले लिखिए, गाथा सब सहित लिखिए। लाइए, और इस टाइप का पेन, इस टाइप का कॉपी लोगे, ये कॉपी नहीं चलेगा, समझा? ठीक। और बृहत कथा, बृहत कथा ये किसका है? गुणाध्य का है, गुणाध्य का है, याद करना। समझे? गुणाध्य किसके कोर्ट में थे? हाला के कोर्ट में थे। अभी पूछूंगा ये मैं, अभी से केवल कहानी के राइटर ही नहीं पता करना है, किसके कोर्ट में ये भी मालूम रखना है। अश्वघोष किसके कोर्ट में है? कनिष्क के कोर्ट में है। तुंगा बोल रहा है, अभी अभी पढ़ा है इसको, सब ये लोग गोबर कर देगा। अभी पढ़ाया भूल गया, ये कल कैसे होगा फिर इसको याद? अभी सारा कोर्ट में पूछूंगा, खाली कोर्ट पोएट पूछूंगा मैं। गुंधेरे राजे नहीं रहे, गुणाध्य है। गुंधेया नगर बोल रहा है ये लड़का, गुंधेया नहीं है, गुणाध्य है। वो हाला लिखे है। समझ में आ गया कि नहीं? अमुक्त मल्लिदा किसने लिखा है? अमुक्त मल्लिदा, अरे यार, यही तो एक आध बच्चे क्लास में हमारे पढ़ रहे हैं। कृष्णदेव राया का है, बाइबल ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है सर, विजयनगर साम्राज्य के। अमुक्त मल्लिदा, मैडम लिखिए, अमुक्त मल्लिदा। ये कह रहे कैसे लिखे? नहीं 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 मैडम, समझ गए आप ऐसे देख रही हैं जैसे जिंदगी में मैंने कौन सा ऐसा नाम लिख दिया, अमुक्त मल्लिदा। हमको लगता है मुंह धोते और आ जाते हो ना? मैम, सर, आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? कुल्ला उल्ला किया, ब्रश वश किया, नहाया धोया और आ गए हैं? वही करो। थोड़ा बहुत देखते हैं। टर्सरी वर्क है सर, प्राइमरी सेकेंडरी वर्क सोना खाना। बकलोल। मैम लीजिए, मैडम लिखी, अमुक्त मल्लिदा। बस खाली ऊपरे ऊपरे पढ़ते रहिए। तेनालीराम किसके कोर्ट में थे? कौन सी किताब लिखी? बस कुछ नहीं पढ़े हो तुम लोग, खाली मटर गश्ती किए हो, खाली मटर गश्ती हुआ। क्या कौन सी किताब लिखी है? नहीं सर, टोलका पियर का है वो, टोलका पियम टोलका पियर का है। सीरियल था सर, हमको इतना याद है। अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में हुआ करते थे? अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी, ये अष्ट दिग्गज जो थे। अष्टप्रधान पूछा है पिछली बार 69 बीपीएससी में। हम्म, समझे बातों की नहीं सर? थोड़ा सा पुस्तकों को पलट लिया कीजिए, एग्जाम पूछा जाएगा। अभी हम कचर देंगे आप लोगों को धीमे धीमे। इधर सुनिए, इधर आइए। गौतम पुत्र सतकर्णी, अरे सर बहुत फेमस कैरेक्टर सर।
अच्छा, गौतमी पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि गौतमी बाल ऋषि इनकी मदर थी। ये दिखाता है कि मैट्रिलिनियल एम्पायर है ये। समझ में आ गया? अच्छा, इनकी मदर ने अपने बेटे के नाम पर नासिक इंस्क्रिप्शन लिखा है, नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र बाल ऋषि का है। तो सतकर्णी वन के बारे में जो उनकी वाइफ है नैनिका, उन्होंने लिखा है नाना घाट। और गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बाल ऋषि ने क्या किया है? नासिक लिखा है। ये एग्जाम में 25-30 बार आया होगा, एक दो बार नहीं, 25-30 बार। आईहोल इंस्क्रिप्शन, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन। रवि कीर्ति का आईहोल है, नासिक जो है वो गौतमपुर सतकर्णी का है, नाना घाट किसका है? क्या बोले हैं? एक ब्राह्मण बताएंगे सर, पहले बात तो सुनिए। ये क्या है? नैनिका। सर याद करके आइए, कल कचर देंगे बिल्कुल। कल क्या करेंगे मैडम? याद करके आएंगे आप सर। कल तो सर, कल तो सर हम जो है नहीं, और भी याद करके आइएगा, पर मेरे सवाल का उत्तर ना दे पाइएगा। नहीं नहीं नहीं, तब हम कुछ और पूछेंगे। ठीक है, जितने सवाल आप पढ़ते जाओगे, आपका देखिएगा जब विद द एंड ऑफ द लेक्चर जो है, आपको पूरा किताब उताब रट जाएगा। इतनी बार पूछेंगे, इतना टॉर्चर कर देंगे कि हम याद हो जाएगा। समझे? चारों बुद्धिस्ट काउंटिंग लट जाएगा, इतनी टॉर्चर, इतनी बार टॉर्चर करेंगे, एकदम या तो छोड़ दोगे आना या रट जाएगा। समझे बात हो? ये दो चीज होगा, लेकिन बेइज्जत करके याद कराएंगे। हाँ हाँ, अभी टॉर्चर होगा तुम्हारे साथ। क्या सर, यही हाल है आपका? तो अपने आप ही तरस आने लगेगा, कहेगा यार याद करके आओ। समझे बातों की नहीं? अच्छा याद सुनिएगा, इन्होंने ना क्षत्रिय दर्प मर्दना, डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, इतने इतने क्षत्रिय राजाओं को हराया कि इसने अपने क्षत्रिय दर्प याद कर। अच्छा बताओ कि इसने ऐसा क्यों बोला कि मैं क्षत्रिय दर्प हूं? भैया ये ब्राह्मण है, तो ये प्राइड एस्टेब्लिश कर रहा है कि मैं ब्राह्मण, मैंने क्षत्रियों को कचर दिया है। इसीलिए अपना टाइटल क्या रखेंगे? एक ब्राह्मण हराने के बाद। हाँ, क्षत्रिय दर्प। और ये क्या बोले? ये जो है, इन्होंने अपना जो बोल दिया, एक ब्राह्मण, इतने अंपायर को हराया इसने कि एक ब्राह्मण हूं मैं। अच्छा, ही हाँ, ही हैज ऑल्सो गिवन पेट्रोनेज टू ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण्स। अब देंगे ही देंगे क्योंकि खुद ब्राह्मण नहीं है। तो इन्होंने कई सारे जो है जगह भी दिया। कार्ले इंस्क्रिप्शन है, कार्ले एक जगह है मुंबई में, मुंबई कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में। तो वहां पर एक इंस्क्रिप्शन है जो कि इन्हीं के बारे में। अच्छा, ही हैज ऑल्सो गिवन पेट्रोनेज टू बुद्धिस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि सतवाहन वॉज वेरी लिबरल। वो बुद्धिस्ट, वो मतलब हिंदुओं के साथ साथ बुद्धिस्ट को भी जो है उन्होंने क्या किया है? पेट्रोनाइज किया है। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया? उनको जमीन दिया है, याद रखिएगा। कोई बोले कट्टर तो सीधे मुंह पे चेपिएगा एक ही बार में गौतम बुद्ध सतकर्णी का नाम। ये भैया क्या बात बोल रहे हो? इन्होंने ब्राह्मण के अलावा किसको दिया है? बुद्धों को भी दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कट्टरबाजी काम जो है ना तुर्की करेंगे, अभी कुछ चल नहीं रहा है। समझे बातों की नहीं? अभी इधर आता है, ठीक है। उसके अलावा जो है रुद्र दामन वन का जो, देखो इधर देखो, सुनो इधर देखो, देखो जो तुम्हें मैं बोल रहा था, he captured the whole of the Deccan and expanded his empire. His victory over the Nagpana, the ruler of the Malwa, was remarkable. इसीलिए उसने अपना नाम टाइटल लग दिया। सुनो इधर, according to the Junagadh inscription of Rudradaman I, he was defeated by the Kardamaka ruler Rudradaman I of Western Kshatrap dynasty. अब इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बहुत पावरफुल राजा है। तो अगर ये हार गया तो नासिक में क्यों नहीं लिखा हुआ है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन तो खुद राजारामन ने लिखवाया है। नहीं समझे बात को? अगर ये हारा है तो नासिक इंस्क्रिप्शन में होना चाहिए था मेंशन, है ना? लेकिन वहां पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, डिफीट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। जूनागढ़ जो कि खुद रुद्रदामन ने लिखवाया है, वो बोलेंगे कि क्या है? हरा दिए हैं। अब इतिहास में ये नौटंकी बहुत बार हुआ है, बहुत बार ही यार। ये 50 हो गया यार, मेरे को जाना था। क्या हुआ?
पुलकेशिन II ने महेंद्र वर्मन वन को मार दिया। अभी मैं कहानी बताऊंगा तुमको। चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने महेंद्र वर्मन वन को मार दिया। पुलकेशिन II का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बोलता है कि मैंने हरा दिया। अब महेंद्र वर्मन वन के जो पल्लवा के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये दिखाता है कि इन्होंने हरा दिया। नहीं समझे बात को? तो ये बहुत नौटंकी है इतिहास में। कोई अपनी डिफीट मानता नहीं है। अभी भी इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हुआ था वहां पे कारगिल में, तो भारत में ये है कि हमने हरा दिया, पाकिस्तान में कि हमने हरा दिया। तो हम जो है उतने दूर अंदर तक गए तो क्या किए, नौटंकी कर रहे थे। नहीं 71 में तो मारने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। हमने 70,000 सैनिकों को बंद कर दिया था, तो कई किस मुंह से बोलेंगे वो। समझे बात हो कि नहीं? तो वो तो करना ही पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो ना। समझे बात हो कि नहीं? ये ध्यान रखिए। अब जिस जगह पर ये लिखा जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान से निकला है, अब उस जगह के इतिहास के बारे में क्या ही बोला जाए। तो सूट करता है। पाकिस्तान के जो स्टेट बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से निकला है। दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग दे हैव गिवन, राइट? 14 अगस्त को वो लोग मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूं, कभी बात करेंगे हम उसके ऊपर। उस पर जवाहरलाल नेहरू की भी गलती थी। जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था कि ये पार्टीशन जो है वो टेम्पररी है। बात समझे कि नहीं? नहीं यार, उसमें गड़बड़ है, बताऊंगा बाद में। चलिए इधर आइए। अरे यार, यहाँ भारत नहीं समझ रहा, तुम कहाँ बात। नहीं चाहिए हमको। इधर सुनो, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। वशिष्ठ पुलामयी जो है इसके बाद आए हैं। कार्ले केव इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमरावती स्तूपा जो है इसी समय का है, मतलब सतवाहन का ही अमरावती स्तूपा है। मैं बताऊंगा, अमरावती तीसरा आर्ट फॉर्म है। 3 आर्ट फॉर्म होते हैं मूर्ति कला में, उसमें अमरावती तीसरा आर्ट फॉर्म है जो इसी समय का है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कन्हेरी केव्स का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी इसी समय का है। अच्छा, समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। और इसने साक को भी हराया है। जो ये वशिष्ठ पुत्र पुलामयी जो है ना, साक को भी हराया है। यार अभी यहाँ पर रोके, मेरे को यार डॉक्टर वो जाना है यार, डॉक्टर। तो कल मुझे ये सतवाहन पूरा करना होगा। सतवाहन पूरा करने के बाद आई एम फ्री, देन आई कैन मूव टुवर्ड्स गुप्ता। फिर गुप्ता की पूरी कहानी हमारी होगी, तो काफी हो जाएगा। अच्छा, मुझे याद दिला देना कि मुझे हिंदू फिलॉसफी पढ़ाना है, ठीक है? भूलोगे नहीं ना? कौन याद दिलाएगा, किसकी जिम्मेदारी? ठीक।